हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की जो स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी आनंद में चल रही होगी। आज का अपना ये वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, क्योंकि हम अपनी बुक ऑफ फ्लेमिंगो का एक नया चैप्टर पोइट्स एंड पेनकेक्स वो कंप्लीट करने वाले हैं। और बात करें अपने चैप्टर के बारे में, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर का लाइन टू लाइन हिंदी में अर्थ समझाने वाला हूँ। उसके बाद में बात करें अपने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स की, जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। उनके क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल उसी पैटर्न पे समझने वाले हैं जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा बात करें अपने चैप्टर के क्वेश्चंस की, तो उनको तो अपन हल करेंगे ही करेंगे, साथ में अपने पास एडिशनल क्वेश्चंस जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो कि आपके आरबीसी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनको भी अपन हल करने वाले हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आप लोगों को ये वीडियो बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना है, ताकि आप लोगों को ये जो चैप्टर है वो आसानी से समझ में आ सके। तो अपने इस चैप्टर को शुरू करें। इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखें, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का चैप्टर है पोइट्स एंड पेनकेक्स। अगर अपने इस चैप्टर के बारे में बात करें तो बच्चों को थोड़ा सा टफ लगने वाला चैप्टर है भाई, क्योंकि इसकी भाषा थोड़ी सी टफ है भाई। लेकिन आज मैं आप लोगों को ये जो भाषा है इसको इतनी आसानी से समझाने वाला हूं कि आप जिंदगी में नहीं भूलोगे कि पोइट्स एंड पेनकेक्स वो कौन सी क्लास में पढ़ा है। बिल्कुल एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम क्या है आप लोगों के पास? चैप्टर का नाम है आप लोगों के पास अपना पोइट्स एंड पेनकेक्स। तो ये अपन बात कर लेते हैं अपने बारे में। क्यों? क्योंकि इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो पोइट्स और पेनकेक्स के बारे में बात करें तो पोइट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो आप जानते हो, कवि होता है। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो ये वही बात है, अपन करेंगे, चिंता मत करो। और पेनकेक्स के बारे में बात करें तो ये आपके पास एक मेकअप का ब्रांड हुआ करता था भाई। मेकअप जानो ना आप लोग, सभी जानते हो भाई मेकअप अपन करते हैं ना, अपन नहीं करते रहे, जो करते हैं वो समझ गए। मेकअप का जो एक ब्रांड था भाई आप लोग के पास, ये ब्रांड कब चलता था? ये चलता था आप लोगों के पास 1940 के आसपास, यानी 1940 के आसपास। ये एक मेकअप का ब्रांड हुआ करता था, जिसे जो फिल्म बनाने वाले स्टूडियोज होते थे वो बिल्कुल मंगवाया करते थे, ट्रक भर भर के मंगवाया करते थे। क्यों? वो आगे बात करेंगे अपन, चिंता मत करो। अब जब अपन कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस चैप्टर के ऑथर के बारे में पढ़ते हैं, और ये बात मैंने आप लोगों को समझाई भी है। सबसे पहले चैप्टर के ऑथर के बारे में पता होना जरूरी है। तो बात करें अपने इस ऑथर के बारे में, यानी लेखक के बारे में बात कर लेते हैं। ये लेखक कौन है भाई जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है, इनके बारे में बात करेंगे। तो अशोकामित्रन अपने पास है, वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है। अब देखिए बात करते हैं, ये इनका जीवन काल रहा है 1931 टू 2017, 1931 से 2017 तक इनका जीवन काल है। ए तमिल राइटर, कौन थे? एक तमिल भाषा में लिखने वाले लेखक थे। राइटर और ऑथर दोनों समानार्थक शब्द, ये लेखक होता है। रिकाउंट्स, रिकाउंट का मतलब होता है याद करना। क्या होता है? याद करना होता है। आप कहोगे सर रिकाउंट का मतलब तो पुनर्गणना होता है, तो वो पुनर्गणना ही है भाई। क्या है? लेकिन यहाँ पे याद करने से मैं समझाऊंगा, चिंता मत करो। हिज ईयर्स, अपने वर्षों को याद करता है। अपने वर्ष कौन से रहे? जैसे कि मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मैं भविष्य में जाके याद करूंगा कि मैं भी ऐसे ऐसे पढ़ाया करता था। एट जेमिनी स्टूडियो, अब ये जेमिनी स्टूडियोज क्या है? ये उस समय का एक स्टूडियो हुआ करता था जो फिल्म बनाने का या जो अपने कलाकार होते थे उनका मेकअप किया करता था। तो ये है जेमिनी स्टूडियो। इन हिज बुक माई ईयर्स विथ बॉस, ये उन्होंने एक किताब लिखी थी, माई ईयर्स विथ बॉस नामक जो किताब है इन्होंने लिखी थी अशोकामित्रन ने। और इसमें अपने पास उन दिनों को याद करते हैं जिन दिनों में वो जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे। अब बात करते हैं which talks of the influence of movies on every aspect of life in India, जो कि बात करती है, यानी ये जो माई ईयर्स विथ बॉस है, ये किताब किसके बारे में बात करती है? वो अपने पास प्रभाव, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, है ना? क्या होता है भाई? प्रभाव होता है। इस प्रभाव, किसका प्रभाव? जो मूवीज है इनका भारतीय जीवन में, यानी भारत के लोगों के जीवन में जो अपने पास जीवन जी रहे हैं उनमें अपनी फिल्म जो होती है, जो मूवीज होती है, उनका क्या प्रभाव है उसके बारे में बात करती है। द जेमिनी स्टूडियोज, अगर बात करें अपने पास जेमिनी स्टूडियो की, तो क्या है? लोकेटेड इन चेन्नई। कहाँ पर स्थित है भाई? ये चेन्नई में था। वाज सेटअप इन 1940, कब बनाया गया इसको, कब इसकी स्थापना की गई? तो वो 1940, मैंने उस समय बता दिया भाई। It was one of the most influential film
प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया इन द अर्ली डेज ऑफ द इंडियन फिल्म मेकिंग। अगर बात करें अपने जेमिनी स्टूडियो के बारे में तो ये एक सबसे ज़्यादा प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल का मतलब प्रभावशाली फिल्म प्रोड्यूसिंग, फिल्म निर्माण करने वाला ऑर्गेनाइजेशंस यानी संगठन ऑफ इंडिया, भारत का, इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग, यानी शुरू शुरू में जब भारतीय फिल्मों का निर्माण हो रहा था उस समय जेमिनी स्टूडियो एक प्रभावशाली स्टूडियो हुआ करता था जो फिल्म निर्माण का काम किया करता था। ये संगठन था भाई, है ना। इट्स फाउंडर वाज, इसके निर्माता, फाउंडर का मतलब होता है जो इसने इसकी नींव रखी है, नींव रखने वाला, जैसे मकान की नींव नहीं रखते वैसे ही। वाज एस वासन, उनका नाम एस वासन था, यानी एस वासन ने अपने पास इस स्टूडियो की नींव रखी थी। द ड्यूटी ऑफ द अशोकामित्रन, अब अपने लेखक की बात करते हैं, वो क्या था। द ड्यूटी ऑफ अशोकामित्रन इन जेमिनी स्टूडियोज, जेमिनी स्टूडियो में अशोकामित्रन की जो ड्यूटी थी यानी कर्तव्य था, उसका काम जो था वो था वाज टू कट आउट, उसको काटना था, न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स ऑन ए वाइड वेराइटी ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड द स्टोर देम इन ए फाइल। यानी कहने का मतलब अशोक मित्रन के काम था भाई, क्या काम था, वो अपने पास अखबार रखता था, उसमें से विभिन्न प्रकार की जो क्लिपिंग्स होती थी, जैसे ये अच्छा चित्र लगा इसको काट लिया, ये क्लिपिंग्स देखी ये अच्छा लगा इसको काट लिया, और उनको एक फाइल में लगाने का काम था। किसका, अशोकामित्रन का, ध्यान में रखना नाम। मेनी ऑफ दीज, इनमें से कई, हैड टू बी रिटन आउट बाय हैंड, इनमें से कई तो आपके पास बाय हैंड लिखना पड़ता था। उस समय कहाँ टाइपिंग वगैरह हुआ करती थी, ये तो अपने पास है। अब उस समय कॉपी करने के लिए भी टाइपिंग ऐसे हाथ से लिख के क्या करते थे, तो कुछ क्लिपिंग्स होती थी, कुछ काम ऐसा होता था जो लिखना पड़ता था अशोकामित्रन को। इसके बाद में ऑल्दो ही परफॉर्म, हाँ यद्यपि ही परफॉर्म, यानी परफॉर्म यानी प्रस्तुत करता था, काम करता था, एन इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वहीन फंक्शन, ही वाज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द जेमिनी फैमिली, अपने पास ज़्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं करता था, लेकिन फिर भी जेमिनी फैमिली का मतलब उस स्टूडियो में काम करने वाले लोग को, यानी जैसे अपने एक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो विद्यालय में पढ़ाने वाले सभी परिवार होते हैं कि नहीं होते रहे, सारे परिवार होते हैं, वही बात बता रहा हूँ मैं, है ना। तो ये अपने पास उन परिवार में बिल्कुल ऐसे फेमस परिवार था, सभी का जान पहचान था भाई, सभी को जानता था। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विथ वॉस, नीचे वाला जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो अपने पास उसकी किताब माई ईयर्स विथ बोस से लिया गया चैप्टर है, एक गद्यांश एक ऐसे है। अब बात करते हैं अपने चैप्टर के बारे में। चैप्टर आपका यहाँ से शुरू होता है, देखो अब बात करते हैं क्या है जो मैंने बताया भाई। पेनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल, ये देखो मेकअप मटेरियल यानी मेकअप करने की सामग्री, और वो क्या है, पेनकेक है, वो एक क्या था, ब्रांड हुआ करता था उस जमाने में। ब्रांड क्या होता है, आज तो फेयर एंड लवली चल जाती है, विको टर्मरिक चल जाती है, बहुत से चलते हैं, है ना, हिमालय फेस वॉश चलते हैं, इसके अलावा और पता नहीं क्या क्या चलते हैं, स्क्रब वगैरह चलते हैं। तो ये अपने पास उस समय मेकअप का एक ब्रांड हुआ करता था, पेनकेक। दैट जेमिनी स्टूडियोज बोट, जो कि जेमिनी स्टूडियो खरीदता था इन ट्रक लोड्स मतलब ट्रक भर भर के खरीदता था भाई। अब आजकल तो क्या है कि अपने पास फिल्मों में इतने व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती है, उस समय भीड़ दिखाने के लिए क्या होता था, उनका भी तो मेकअप करना पड़ता था, मेकअप करने की आवश्यकता सभी को होती है। ग्रेटा गेर्बो मस्ट हैव यूज्ड इट, ग्रेटा गेर्बो अपने पास किसी एक्ट्रेस की बात कर रहा है, उसने इसके जरूर यूज किए, इसको काम में लिया होगा। मिस गोहर की बात कर रहा है, ये भी एक्ट्रेस है, गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट, जो अपनी गोहर है उसने भी इसको काम में लिया होगा, क्यों, क्योंकि मेकअप करने के लिए इसकी आवश्यकता होती थी, तो सभी ने काम लिया। वैजंतीमाला, ये एक्ट्रेस थी वैजंतीमाला, मस्ट आल्सो हैव यूज्ड इट, इसको अवश्य ही काम में लिया है, यानी जिन एक्ट्रेसेस का मैंने नाम लिया है उन्होंने ये मेकअप किया है। अरे कहने का मतलब आजकल की जो हीरोइन वगैरह होती है, एक्ट्रेस वगैरह होती है, वो पेनकेक को थोड़ी ना जाने की, उनके लिए तो अलग ही ब्रांड आते हैं, आते कि नहीं आते, बिल्कुल आते हैं, लेकिन पुराने जमाने की जो एक्ट्रेसेस थी, जो हीरोइन थी, उनके लिए तो यही था मेकअप का सामान, तो वो मंगवाते थे। बात करते हैं बट रत्ती अग्निहोत्री, लेकिन रत्ती अग्निहोत्री है, मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट, लेकिन अपने पास एक रत्ती अग्निहोत्री की तो उन्होंने इसके बारे में नहीं सुना है। अब बात करते हैं द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, यानी जेमिनी स्टूडियो में एक डिपार्टमेंट था जो कि केवल मेकअप किया करता था, क्या करता था, वो मेकअप करता था। उसके बाद में वाज द अपस्टेयर ऑफ द बिल्डिंग दैट वाज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल,
अब बात करते हैं, देखो इसके बारे में। अब ये कह रहा है कि जो जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट था वो आपके पास बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे था भाई, क्या है, अपस्टेयर, सीढ़ियों के ऊपर था, जिसको ये माना जाता है कि वो रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल हुआ करता था, जहां पर जो रॉबर्ट क्लाइव था वो अपने घोड़े वगैरह, अस्तबल कौन होता है, कौन से उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे घोड़े बांधे जाते हैं। अब आप कहोगे सर वहाँ पे मेकअप वालों को बांधा जाता था क्या? अरे बांध के करते थे मेकअप, वो छोड़ो। A dozen other buildings in the city are said to have been his residence। ये कहा जाता है इस शहर की अन्य बिल्डिंग भी तो जो थी ना वो रॉबर्ट क्लाइव का घर हुआ करती थी। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, उसके छोटे से जीवन में, ब्रीफ का मतलब छोटा सा जीवन, एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, और उससे भी छोटा उसका ठहराव था मद्रास में। किसका? रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव, ये देखो नाम आ गया, रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन ए लॉट ऑफ मूविंग, लेकिन उसने ऐसा लगा कि अपने पास रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत सारी अपने पास हलचल की थी। मूविंग का मतलब यहाँ पे हलचल से, बिसाइड्स इसके अतिरिक्त फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ इंडिया। इसके अलावा बात करें तो भारत के दूर दराज, रिमोट का मतलब होता है दूर दराज के जो अपने पास क्षेत्र है वहां पर छोटे मोटे युद्ध भी किए हैं। ये देखो फाइटिंग, फाइटिंग का मतलब लड़ना, सम इम्पॉसिबल कुछ असंभव, संघर्ष, बैटल का मतलब युद्ध भी लड़े हैं। किसने? अपने पास रॉबर्ट क्लाइव ने। एंड मैरिंग ए मेडन इन सेंट मैरीज चर्च, और उसने बाद में एक, मेडन का मतलब यहाँ पे अविवाहित स्त्री से लिया गया है, ये ध्यान में रखना, अविवाहित स्त्री। अब बात करते हैं कि उसने सेंट मैरीज चर्च में इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, मद्रास में इस चर्च में उन्होंने एक लड़की से शादी कर ली थी। ये बात है अपने पास रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। अब बात करते देखो नेक्स्ट है द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ हेयर कटिंग सैलून विथ लाइट्स एट ऑल एंगल अराउंड हाफ ए डजन लार्ज मिरर। अगर बात करें अपने पास मेकअप रूम की, यानी जेमिनी स्टूडियो में जो मेकअप करने वाला रूम था वो बिल्कुल आजकल के हेयर कटिंग सैलून, जो हेयर कटिंग सैलून जानते हो ना जहाँ पे अपन कटिंग करवा के आते हैं, उसके जैसा लगता था। चारों तरफ उसमें क्या थी? सैलून, सैलून मतलब जहाँ पे कटिंग करवाते हैं, लाइट्स एट ऑल एंगल्स राउंड, वहां पे चारों तरफ, ऑल एंगल मतलब सभी एंगल में दर्पण लगे होते थे। हाफ ए डजन लार्ज मिरर, लगभग आधा दर्जन बड़े बड़े दर्पण लगे होते थे। द वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स, वो सारी जो लाइट होती थी वहां पे वो सारी तापदीप्त होती थी। इनकैंडेसेंट का मतलब तापदीप्त। अब ये क्या होता है तापदीप्त? मैं बता देता हूँ, गर्मी पैदा करने वाले, गर्मी पैदा करने वाले, गर्म अपने पास रोशनी देने वाले। सो यू कैन इमेजिन, इसलिए आप कल्पना कर सकते हो, द फायरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप, तो आप समझ सकते हो, आप कल्पना करके देखो जो मेकअप वहां पे करवाने आता था उसको कितनी गर्मी लगती थी। फायरी मिजरी का मतलब झुलसाने वाला दुख है ना, मिजरी का मतलब कष्ट होता है। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाई, अब बात करते हैं जो मेकअप डिपार्टमेंट था जेमिनी स्टूडियो का, वो हेडेड का मतलब उसका हेड हुआ करता था पहले, फर्स्ट हेडेड बाई ए बंगाली, वो एक बंगाली व्यक्ति के द्वारा हेडेड किया जाता था, उसका हेड था रे, सीधी सी बात। हु बिकेम टू बिग फॉर ए स्टूडियो एंड लेफ्ट, लेकिन वो बाद में क्या हुआ कि बहुत बड़ा हो गया भाई स्टूडियो के लिए, कि भाई ये तो अपने लिए बहुत बड़ा होगा, इसको नहीं रखेंगे, तो उसने स्टूडियो छोड़ दिया भाई। किसने? बंगाली ने। ही वॉज सक्सीडेड, उसके बाद में, सक्सीडेड का मतलब था उत्तराधिकारी, लेकिन यहाँ पे उसके बाद में, हाँ, ही वॉज सक्सीडेड बाई ए महाराष्ट्रियन, उसके बाद में एक महाराष्ट्रियन व्यक्ति के द्वारा उसको हेड है उसको बनाया गया भाई महाराष्ट्रियन को। हु वाज असिस्टेड, हु का मतलब यहाँ पे जो महाराष्ट्रियन था उसका असिस्टेंट बनाया गया भाई, किसके द्वारा असिस्ट किया गया? धारवाड़ कर्नाटक के द्वारा। इसके बाद एन आंध्रा, उसके बाद एक आंध्रा, आंध्रा मतलब आंध्र प्रदेश का व्यक्ति, एंड बाद में मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, उसके बाद में मद्रास का क्रिश्चियन व्यक्ति था। इसके बाद में बात करें एंग्लो बर्मीज, एंग्लो बर्मीज कौन होता है? एंग्लो ब्रिटेन का व्यक्ति या महिला, और बर्मीज यानी बर्मा का व्यक्ति या महिला दोनों। तो यहाँ पे अपने पास व्यक्ति की बात हो रही है तो वो था। एंड द यूजुअल लोकल तमिल, और सामान्यतः वहाँ पे तमिल यानी तमिलनाडु के जो लोकल लोग थे वो हुआ करते थे। किसमें? जेमिनी स्टूडियो में। ऑल दिस शोज, ये सारा कुछ क्या दिखाता है भाई आप लोगों को? वहाँ पे अपने पास बंगाली भी है, वहाँ पे महाराष्ट्रियन भी है, वहाँ पे आंध्रा भी है, वहाँ पे अपने पास बर्मीज भी है। तो क्या दिखाता है ये? देखो मैं बताता, that there was a great deal of national integration long before air and दूरदर्शन began broadcasting programs on the national integration। यहाँ तक समझा देता हूँ, ये क्या था? ये अपने पास भारतीय एकता का एक सबसे बढ़िया उदाहरण था। उससे पहले कि आपके पास ऑल इंडिया रेडियो, एयर का मतलब होता है ऑल इंडिया रेडियो,
एंड दूरदर्शन बिगेन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स, यानी अपने पास रेडियो पे और टेलीविजन पर भारतीय एकता के प्रोग्राम आने शुरू हुए थे ना, उससे पहले भारतीय एकता का सबसे बढ़िया प्रतीक क्या था? जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट। अब याद रखना भाई, हाँ याद रह जाएगी सर, बिल्कुल। अब बात करते हैं, हाँ, दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन कुड टर्न any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of the truckloads of the pancake। एक बार यहाँ तक समझते हैं। अब बात करते हैं जो अपने पास राष्ट्रीय एकता की दर्शाने वाली जो गैंग थी, यानी मेकअप वाली, मेकअप मैन एंड कुड, ये जो मैन का मतलब बहुत सारे लोग, ये कुड टर्न एनी डिसेंट, एक बहुत ही अच्छे दिखने वाले, डिसेंट का मतलब अच्छा दिखने वाला, पर्सन इनटू ए हिडियस, हिडियस का मतलब था भयानक, यानी एक बिल्कुल अच्छे खासे व्यक्ति को ये भयानक बना देते थे। क्रिम्जम, बिल्कुल गहरा, ह्यूड का मतलब रंग, यानी बिल्कुल गहरा लाल रंग में बना देते थे। मोनस्टर, यानी बिल्कुल राक्षस जैसा बना देते थे। किसकी सहायता से? वो जो ट्रक भर भर के अपने पास आता था ना पेनकेक, उसकी सहायता से, हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ द पेनकेक्स एंड ए नंबर ऑफ द अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस। पोशन एंड लोशंस का मतलब होता मलहम वगैरह, जो अपने पास ऐसे घोल कर बनाया जाता ना, वो बनाते थे। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग। उस समय भाई अपने पास इंडोर शूटिंग हुआ करती थी। इंडोर शूटिंग का मतलब होता है भारत में ही रहकर शूटिंग करते थे या स्टूडियो में रहकर ही शूटिंग करते थे। वो दिन ऐसे थे, आजकल तो विदेश जाते हैं भाई। हाँ, एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वाज शूट आउटडोर्स। केवल 5% जो मूवीज थी वो बाहर जाकर शूट किया करते थे। ये आपका पहला पैराग्राफ। इसके बाद में देखो ये पैराग्राफ है, ये जो पैराग्राफ है इसमें से ये क्वेश्चन आंसर है भाई। देखो इसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। द बिलीफ अबाउट द मेकअप डिपार्टमेंट बिल्डिंग वाज दैट इट हैड बीन, मेकअप जो बिल्डिंग थी भाई, मेकअप डिपार्टमेंट वाली बिल्डिंग थी, ये माना जाता है कि क्या हुआ करती थी। तो मैंने बताया था भाई वहां पर क्या हुआ करती थी। तो ये देखो पीछे यहाँ पे आई है, अस्तबल हुआ करती थी। क्या? रॉबर्ट क्लाइव्स अस्तबल। तो यहाँ पे आपके पास आता है, वो हुआ करती थी अस्तबल ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब पैराग्राफ थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ, वो जो मेकअप रूम था भाई वो कैसा दिखता था? तो हेयर कटिंग सैलून जैसा दिखता था, अभी बताया मैंने। तो वहाँ पे बता दिया भाई कहाँ पे है सर। तो ये देखो अभी दिखा देता हूँ, लुक ऑफ ए हेयर कटिंग सैलून, तो वैसा ही वहाँ पे है आप लोगों के पास। इसके बाद है द एयर, एयर का मतलब ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम ऑन, ऑन का मतलब ये ऑन है भाई, है ना, कि अपने पास ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन किस पे प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करते थे भाई? तो भारतीय एकता पे, नेशनल इंटीग्रिटी कहाँ पे है? तो ये रहा नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये ध्यान में रखना, भारतीय एकता पर। तो 3 तो आएंगे आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव और 3 आएंगे इस तरीके से। तो देखो, हु वाज द फर्स्ट हेड ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, मेकअप डिपार्टमेंट का पहला अध्यक्ष या हेड कौन था? तो बंगाली, वो रहा डिपार्टमेंट, द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट हेडेड बाय ए बंगाली। तो केवल ये करना है। देखो मैं बता देता हूँ, अब प्रश्न में उत्तर कैसे बनाए। तो अगर कोई हु से प्रश्न शुरू हो रखा है तो वहां पे केवल उस व्यक्ति का नाम लिखना है। तो देखो मैं लिखूंगा बंगाली, ये लिख दिया। अब आप क्या करना है, ये पूरी लाइन अगर इसके बाद में लिख भी दोगे तो भी सही है, नहीं लिखोगे तो भी सही है। तो ये ध्यान में रखना, हु का तो आंसर केवल व्यक्ति का नाम होता है। व्हाट काइंड ऑफ द लाइट्स वर यूज्ड इन द मेकअप रूम, किस प्रकार की लाइट है वो मेकअप रूम में यूज की जाती थी? तो आपके पास क्या है, दे वर ऑल, मैं एक बार यहाँ से पढ़ के बताता हूँ नहीं तो समझ में नहीं आएगा। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ हेयर कटिंग सैलून विथ लाइट्स एट ऑल एंगल अराउंड हाफ ए डजन लार्ज मिरर। द, यहाँ पे ये द है वो लाइट्स के लिए है। दे वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स, यहाँ पे ये करना है। तो केवल ये आंसर है इनकैंडेसेंट। देखो मैं बता देता हूँ किस तरीके से बनाओगे, कैसे बनाओगे। तो देखो यहाँ से शुरू करेंगे भाई, क्योंकि इस रूम की बात हो रही है। तो मैं एक बार देखो यहाँ से बना देता हूँ, द मेकअप रूम हैड। अब यहाँ के बाद में आपको क्या करना है, अब यहाँ पे तो आप करोगे वहाँ से द वर ऑल, आप वहाँ से शुरू होगे, लेकिन आपको द वर ऑल इनकैंडेसेंट है, यही करना है। तो ये देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, हैड इनकैंडेसेंट, इनकैंडेसेंट लाइट्स, बस इतना ही करना है और बाकी हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सही। अब हाउ मच द फिल्म वाज शूट आउटडोर इन दोज डेज, हाउ मच,
कितनी फिल्में हैं बाहर शूट होती थी, लास्ट में आया है ओनली 5%। तो यहाँ पे केवल इतना ही करना है, ओनली 5%। बस आपको इतना ही करना होता है और आप अपनी रामायण लिखना शुरू कर देते हो, केवल ये करना है। ये आपका पैराग्राफ है, बहुत ही ऐसे कहते हैं ना कि बड़े नंबर जिसको बोलते हैं, है ना, वो नंबर है। तो ये देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। नेक्स्ट आता है ये पैराग्राफ, पढ़ते हैं। आई सपोज द सेट्स एंड द स्टूडियो स्लाइड्स नीडेड द गर्ल्स एंड द बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। अब बात करते हैं, मैं जहां तक मानता हूं, मैं कौन, अशोकामित्रन, मैं जहां तक कल्पना करता हूं कि द सेट्स एंड द स्टूडियो, यानी सेट और स्टूडियो, जो सेट होते थे ना जहाँ पे मंच जिसको अपन कहते हैं, लाइट्स नीडेड, ये जो रोशनी है वो चाहती थी, द गर्ल्स एंड द बॉयज टू मेड टू लुक अगली इन द ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। यानी कहने का मतलब मूवी में प्रेजेंटेबल वास्तविक दशा दिखाने के लिए ऐसा यूज किया जाता था। ए स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन इन द मेकअप डिपार्टमेंट। एक बहुत ही मजबूत, हायरार्की का मतलब होता है पदानुक्रम में, पदानुक्रम का मतलब होता है, हाँ, पदानुक्रम का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद में एक, पदानुक्रम। यानी ये सबसे बड़ा है, उसके बाद इससे छोटा, इसके बाद इससे छोटा, इससे छोटा, इससे, ये होता है पदक्रम, है ना। तो ध्यान में रखना, पदक्रम बढ़िया बना दिया मैंने। तो उस डिपार्टमेंट में एक बड़ा ही बड़े, जो कहते हैं ना, शानदार पदानुक्रम था, बिल्कुल एक हायरार्की था भाई वहाँ पे, वंश जिसको अपन कहते हैं। द चीफ मेकअप मैन, यानी जो सबसे ऊपर का चीफ मेकअप मैन होता था, जो अपने पास क्या करता था, मेकअप करता था। द चीफ एक्टर, यानी कहने का मतलब मुख्य जो मेकअप मैन था वो मुख्य एक्टर का मेकअप करता था। एंड एक्ट्रेसेज, यानी जो अपनी हीरोइन होती थी, अगली का मतलब यहाँ पे मेकअप से लिया गया है। हाँ, हिज सीनियर असिस्टेंट, उसका जो सीनियर असिस्टेंट होता था मेकअप मैन का, जो चीफ होता था ना, उसका जो सीनियर असिस्टेंट होता था वो सेकंड हीरो का क्या करता था, हीरोइन का मेकअप करता था। द जूनियर असिस्टेंट, यानी उससे नीचे वाला जो था वो मेन कॉमेडियन का करता था, जो मुख्य कॉमेडी करता था। एंड सो फोर्थ, और बिल्कुल ऐसे ही अपने पास क्रम बना हुआ था। यानी कहने का मतलब जो बड़ा अपने पास चीफ था वो मुख्य हीरो का, उसके नीचे वाला अपने पास जो सेकंड हीरो होता था, और उससे नीचे अपने पास कॉमेडियन, और इसी प्रकार से था भाई। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर, जो लोग अपने पास भीड़ का हिस्सा होते थे, उनका वर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, उनका मेकअप का काम करने का ऑफिस बॉय जो अपने पास है ऑफिस में फाइल वगैरह है, चाय पानी वगैरह ये पकड़ाने का काम करता है, वो ऑफिस बॉय होता है। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय, और यहाँ तक कि आपके पास जेमिनी स्टूडियो में भी एक ऑफिस बॉय था। क्यों, कौन है? ऑन द डेज व्हेन देयर वाज ए क्राउड शूटिंग, जब कभी वहाँ पे भीड़ की शूटिंग होती थी, यू कुड सी हिम मिक्सिंग द हिज पेंट इन द जायंट वेसल एंड द स्लिपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स। जिस दिन क्राउड की शूटिंग होती थी उस दिन हम उसको देखते थे अपने बड़े से बर्तन में, वेसल का मतलब यहाँ पे जायंट का मतलब विशाल का है, और वेसल मतलब बर्तन, जो ड्रम वगैरह होता, उसमें पेंट घोलते हुए उसको देखते थे और उसके पैसे लगाते हुए देखते थे भाई। इसके बाद में द आइडिया वाज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, यानी कहने का मतलब है सभी के चेहरों पे मेकअप करने के लिए सारा कुछ अप्लाई करना पड़ता था, वो सारा पेंट वगैरह खोलना पड़ता था। ही वॉजेंट एग्जैक्टली ए बॉय, अगर बात करें उसके बारे में तो वो कोई लड़का नहीं था, ऑफिस बॉय जिसको बोलते हैं वो लड़का नहीं था। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, वो अपने पास 40 के आसपास की उम्र का व्यक्ति था, वो लड़का नहीं था, बॉय नहीं था। हैविंग इंटर्ड द स्टूडियो ईयर्स एगो, जो कि अपने पास स्टूडियो में वर्षों पहले आया था। इन द होप ऑफ द बिकमिंग ए स्टार एक्टर और ए टॉप स्क्रीन राइटर, और वहाँ पे वो क्यों आया था स्टूडियो में, हर कोई सपना लेके जाता है, तो वो भी सपना लेके गया था, वो एक बिल्कुल फेमस हीरो बनेगा या अपने पास स्क्रीन राइटर बनेगा। स्क्रीन राइटर कौन होता है? जो अपने पास नाटक या फिल्म लिखने का काम करता है। और डायरेक्टर बनेगा या लिरिक राइटर मतलब जो अपने पास लय लिखने वाला होता है वो बनेगा। ये सारा सपना लेके आया था ऑफिस बॉय। ही वॉज ए बिट ऑफ द पोइट, एक छोटा मोटा कवि भी था भाई। वो कौन? अपने ऑफिस बॉय की बात कर रहा हूँ। इन दोज डेज आई वर्कड इन ए क्यूबिकल, मैं वहाँ उन दिनों एक क्यूबिकल होती है कोठड़ी, छोटी सी कोठड़ी होती है जिसको अपन बोलते हैं, उसमें काम करता था। टू हुल साइड ऑफ द विच वर फ्रेंच विंडोज, और उनकी दोनों तरफ फ्रेंच विंडोज हुआ करती थी। जो आजकल की विंडो है ना, वो अपनी कांच वाली किसखाने वाली, वो उसको बोलते हैं फ्रेंच विंडो।
आई डिडेंट नो एट दैट टाइम द वर कॉल्ड फ्रेंच विंडो, मैं जानता ही नहीं था भाई उस समय फ्रेंच विंडो कौन सी होती है, मैं तो नहीं जानता था। कौन? अपने अशोकामित्रन रहे। सीइंग मी सिटिंग एट द माई डेस्क, अब लोग मुझे क्या है अपनी टेबल पे बैठे देखते थे और क्या करते थे, टीयरिंग अप न्यूज़पेपर्स डे इन एंड डे आउट, और लोग मुझे दिन के शुरू होते और दिन के अंत होते तक लोग मुझे क्या करते थे, टेबल पे बैठा रहता था, अखबार काटता था, तो लोगों को क्या लगता था कि मैं तो निठल्ला हूं, है ना। ये देखो, मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, हर कोई यही सोचता था कि मैं कुछ नहीं कर रहा। इट इज लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू, ये समस्या ये थी कि भाई अपने पास जो बॉस था वो भी उन्हीं की तरह सोचता था। अरे जैसे मुझे काम दिया गया है किस बारे में, कि आपको अखबारों में से कटिंग काटनी है, यही काम दिया तो मैं यही करूंगा, लेकिन लोगों को लगता है करता ही क्या है, वही बात है। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल, इसीलिए लोगों को कुछ भी कहता था, दिमाग में आता था इसको कुछ काम दिया जाना चाहिए, तो वो क्यूबिकल यानी मेरी कोठड़ी में आ जाता था। एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, और मुझे आकर एक बड़ा एक्सटेंडेड यानी बड़ा विस्तारपूर्ण लेक्चर, भाषण दे के जाता था। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, अब बात करते हैं उस मेकअप डिपार्टमेंट के लड़के की, लड़का नहीं रहे 40 वर्ष का। डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी इनलाइटेंड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट इन द डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर द बार्बर्स एंड द प्रिवर्ट्स, यानी कहने का मतलब है कि वो जो ऑफिस बॉय था वो बाद में आके क्या कहता था, वो कहता था कि इस डिपार्टमेंट में, मेकअप डिपार्टमेंट में, वो व्यक्ति जो कि टैलेंटेड होता है अपना सब कुछ खो देता है और वो बल एक नाई बन के रह जाता है और एक अपने पास भ्रष्ट व्यक्ति बन के रह जाता है, पथ भ्रष्ट हो जाता है उसका। प्रवर्ट्स का मतलब होता है पथ भ्रष्ट हो जाना, मार्ग चेंज कर देना। ये है अपना ये पैराग्राफ। बात करते देखो नेक्स्ट इस पैराग्राफ में से आपके पास ये क्वेश्चन है। द चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेसेस वर मेड अगली बाई, भद्दा बनाने का मतलब है यहाँ पे मेकअप से लिया गया है। जो मुख्य एक्टर और एक्ट्रेसेस होता था उसको भद्दा बनाने का काम किसका था, भद्दा नहीं है, मेकअप का काम किसका था, तो वो आपके पास चीफ मेकअप मैन का हुआ करता था भाई, ये तो सरल ही है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द अप्लाइंग मेकअप देव, मेकअप को अप्लाई करते समय यूज गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यूज पेनकेक, पेंट द फेस, क्लोज एवरी पोर ऑफ द फेस, यानी क्लोज ये होता है, वो आया था ना कि चेहरे के प्रत्येक हिस्से को पोत देते थे, ये है वो। द एज ऑफ द ऑफिस बॉय वाज, ऑफिस बॉय की उम्र कितनी है, लगभग 40 वर्ष के आसपास है, ये मैंने बता दिया भाई। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकअप ऑफ क्राउड प्लेयर्स, भाई अपने पास अभी बात हुई है कि जो क्राउड भीड़ होती थी, जो क्राउड प्लेयर का मतलब खिलाड़ी, खिलाड़ी नहीं यहाँ पे, वो जो हमने भीड़ की शूटिंग होती थी उसके लिए, उसका मेकअप कौन करता था, तो ऑफिस बॉय ही करेंगे। मैंने बता दिया आप लोगों को क्या, ऑफिस बॉय, बस इतना ही करना है, क्योंकि हु से शुरू हो रखा है तो हु के स्थान पे बस आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना होता है। तो भाई कौन करता था, वो अपने पास ऑफिस बॉय करता था। What was the office boy's dream when he joined the studio, क्या सपना था जब उसने अपने पास स्टूडियो को ज्वाइन किया था, तो इसका आंसर मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ भाई। ये देखो क्या है, हैविंग इंटर्ड द स्टूडियो ईयर्स एगो इन द होप ऑफ बिकमिंग, तो इन द होप ऑफ बिकमिंग यहाँ से शुरू करेंगे, मैं बता देता हूँ, चलो मैं चेंज करवाता हूँ वहाँ पे, होप बिकमिंग ए स्टार एक्टर और ए टॉप स्क्रीन राइटर, ये सारा कुछ मैं वहाँ पे करवाता हूँ भाई। देखो द ऑफिस बॉय, मैं ये लिख देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर कैसे, इसमें से द ऑफिस बॉय हैड ए ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए स्टार एक्टर, ये देखो अब वो लिखूंगा स्टार एक्टर, कोमा, इसके अलावा टॉप स्क्रीन राइटर, टॉप स्क्रीन राइटर, इसके अलावा बात करें तो अपने पास क्या था वो, और क्या बनना चाहता है अपने पास, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और डायरेक्टर और लिरिक राइटर, तो डायरेक्टर भी हो सकता है, यहाँ पे डायरेक्टर भी लिखेंगे, डायरेक्टर, ये देख लेना आप वहाँ पे, एंड स्क्रीन अपने पास लिरिक्स राइटर, लिरिक्स राइटर। इस तरीके से आपको अपना प्रश्न में से उत्तर बनाना पड़ता है। व्हाट डिड द नरेटर्स क्यूबिकल हैव ऑन टू साइड्स, क्या था उस क्यूबिकल, कोठड़ी के दोनों तरफ, तो देखो मैं बता देता हूँ, फ्रेंच विंडोज थी भाई, फ्रेंच विंडोज थी। अब आप अपनी तरफ से पता नहीं क्या क्या लिखते हो, बस इतना सा ही आंसर होता है आप लोगों के पास। देखो मैं बता देता हूँ, आई डिडेंट नो, आई वर्कड इन दोज डेज, आई वर्कड इन ए क्यूबिकल टू होल साइड्स, ये देखो टू होल साइड्स ऑफ द विच वर फ्रेंच विंडोज। अब आप है ना यहाँ से टू होल साइड्स ऑफ लिखोगे तो गलत तो होना ही है रे, हाँ मुझे पता है ये बात,
तो ये आपके पास हो जाता है दूसरा पैराग्राफ। नेक्स्ट आते हैं, सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम। फिर मैं हमेशा ये आशा करता था, ये प्रार्थना करता था कि हमेशा भाई भीड़ की शूटिंग हो। क्यों? नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, क्योंकि इसके अलावा मुझे वहाँ पर जो एपिक्स है ना, उनकी जो कहानियाँ है, वो ऑफिस बॉय, उससे मुझे कोई नहीं बचा सकता था भाई, हर कोई भाषण देता था मुझे तो। हाँ, इन ऑल इंस्टेंसेज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन, इस सारी कुंठा के समय, है ना, इंस्टेंसेज यानी उदाहरणों में, ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन कुंठा, बिल्कुल ऐसे कोई गुस्सा नहीं आता वो वाली। यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड ए सिंगल पर्सन, क्योंकि आप सभी आप चाहते कि आप देखते क्या हो कि आपके पास गुस्सा हुआ है, सभी कोई जो है वो आपकी तरफ एक अकेले व्यक्ति की तरफ आ रहे हैं गुस्से में। ओपनली और कवर्टली, ओपनली का मतलब खुलकर और कवर्टली का मतलब पीछे से। एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वाज कन्विंस्ड दैट ऑल हिज बॉयज, और ये जो मेकअप डिपार्टमेंट का व्यक्ति था, कौन? ऑफिस बॉय। बॉयज कस्ट इग्नोमिनी एंड नेग्लेक्ट वर ड्यू टू कोटमंगलम सुब्बू, और ये जो व्यक्ति था वो ये सोचता था कि मेरे साथ जो कष्ट हो रहे हैं, मेरा जो अपमान हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? वो कोटमंगलम सुब्बू के द्वारा हो रहा है। अभी सुब्बू कौन है, अभी बात करेंगे। सुब्बू वाज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज, जेमिनी स्टूडियो का दूसरे नंबर का जो हेड था वो कौन था? सुब्बू था। He couldn't have had a more encouraging opening in film than our grown-up makeup boy had. भाई इसके पास बात करें तो he couldn't have had a more encouraging opening in film. फिल्मों में भी उसको भी नहीं भाई अपने पास बड़ी लीड नहीं मिली भाई। Then our grown makeup boy had, जितना कि अपने पास मेकअप डिपार्टमेंट का जो बॉय था उसके पास थी, यानी उससे कम ही था भाई उसके पास एक्सपीरियंस, ये कहें। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स। इसके अलावा बात करें तो उसने तो बहुत ही अनिश्चित और बहुत ही कठिनाई भरा समय देखा है। सुब्बू की बात है। फॉर व्हेन ही बिगेन हिज करियर, जब उसने अपना करियर शुरू किया, देयर वर नो फिल्म एस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज, क्योंकि उस समय जब उसने करियर शुरू किया था ना सुब्बू ने, तो उस समय ना तो कोई अपने पास कंपनी, फिल्म निर्माता कंपनी थी, ना कोई स्टूडियो वगैरह था, और स्टूडियोज ये नहीं था भाई उस समय। इवन इन द मैटर ऑफ द एजुकेशन, अगर बात करें अपने शिक्षा की, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, सामान्य प्राथमिक जो फॉर्मल का मतलब होता है जिसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं, सुब्बू कुडंट हैव हैड एन एप्रिशिएबल लीड ओवर बॉय, यानी कहने का मतलब सुब्बू है उसने हमारे उस ऑफिस बॉय से भी ऊपर शिक्षा प्राप्त नहीं करी थी भाई, यानी उससे नीचे था। बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न इन ब्राह्मण, लेकिन एक गुण था उसमें, ब्राह्मण परिवार में पैदा होने का गुण। हाँ, वर्च्यू का मतलब गुण। अ वर्च्यू इंडीड, वास्तव में वर्च्यू है भाई ब्राह्मण परिवार में पैदा होना। अरे मुझे पता है, आप नहीं समझते। ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशंस एंड द पीपल, उसमें अपने पास प्रभाव था भाई, उसके पास एक्सपोजर का मतलब प्रभाव था, लोगों को अपने बातों में लेने का, लोगों को अपने पास बात मनवाने का, उसमें एक अच्छा अनुभव था। इसके बाद में बात करते हैं, हाँ, ही हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम्स इवन आफ्टर हैविंग हैड ए हैंड इन द फ्लॉप फिल्म, यानी कहने का मतलब फ्लॉप फिल्म देने के बाद में भी उसके पास एक खुश दिखने का अपने पास रवैया था भाई, यानी कहने का तो उसका व्यवहार ऐसा था, दुख के समय में भी खुश रहना, और रहना भी चाहिए आप लोगों को भी, है ना। ये चैप्टर थोड़ा सा है तो ऐसे ही, लेकिन कोई बात नहीं, आप भी खुशी खुशी के साथ पढ़ो रहे, चाय बना लेना साथ में। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, यानी उसके पास किसी न किसी के लिए कोई ना कोई काम रहता था। वो एक ऐसा व्यक्ति होता है परिवार में जो सबके लिए काम रखता है, तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले, वो व्यक्ति था कौन? सुब्बू। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, खुद तो कुछ करता ही नहीं था वो, कौन? सुब्बू की बात है। बट हिज सेंस ऑफ द लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिटी हिमसेल्फ विथ हिज प्रिंसिपल कंप्लीटली एंड द टर्न हिज इंटायर क्रिएटिविटी टू बिग प्रिंसिपल्स एडवांटेज, बस यही उसका मुख्य सिद्धांत था भाई। प्रिंसिपल का मतलब मुख्य, पूर्णतः, कि उसमें एक गुण था कि वो लोगों से अपने पास काम करवाता रहता था। बात करते देखो नेक्स्ट अपने उसी पैराग्राफ में से क्वेश्चन है। द नरेटर स्टार्टेड प्रेइंग फॉर, क्या प्रार्थना शुरू कर दी भाई उसने भाई बार क्राउड शूटिंग की प्रार्थना शुरू कर दी थी, ऊपर लिखा हो क्राउड शूटिंग। इसके बाद में बात करें, सुब्बू मस्ट हैव हैड टू फेस, सुब्बू को क्या अपने पास सामना करना पड़ा? अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स, ये दिया हुआ है।
है ना। ये आपके पास तो प्रश्न भी नहीं है, लाइन को पूरा करना है केवल देखकर। इसके बाद द एबिलिटी सुब्बू हैड, क्या एबिलिटी थी सुब्बू में दूसरों को प्रभावित करने की? टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम्स, हमेशा खुश दिखने की, बिल्कुल ये थी। टू डू एवरी वर्क, क्या काम करता था? नहीं करता था, तो बस अपने पास ये रहेगा टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम्स, हमेशा खुश दिखने का उसमें एक भाई गुण था। और ये गुण आप में भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति में ऐसा गुण होता है ना कि हमेशा खुश दिखाई देता है, तो जो उसके दुश्मन होते हैं, जो उससे जलने वाले होते हैं, वो जल के भूंगड़ा बन जाते हैं, है ना, याद रखना। अब देखो, हाँ, हु डिड द ऑफिस बॉय, किसको देता है भाई ऑफिस बॉय? तो वो कोटमंगलम सुब्बू को, तो अपन यहाँ पे केवल सुब्बू कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और कोटमंगलम सुब्बू भी लिख सकते हो, तो बस ये ध्यान में रखना भाई। नेक्स्ट है हाउ डिड सुब्बू रिएक्ट इवन आफ्टर ए फ्लॉप फिल्म, फ्लॉप फिल्म के बाद में भी जो सुब्बू था कैसे रिएक्ट करता था? अभी आया था, चेयरफुल करता है वो, कहाँ पे? ये रहा, देखो, ही हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम्स इवन आफ्टर हैविंग हैड ए हैंड इन द फ्लॉप फिल्म। ये करेंगे तो इतना बड़ा तो करेंगे नहीं, तो अपने पास यहाँ से पर्सन से उत्तर निकालेंगे। प्रश्न से उत्तर निकालना बहुत आसान है, बस ये दो चीज छोड़ो। इसके बाद में सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट है सुब्बू, उसके बाद में ये डिड है, इसका मतलब है इसकी सेकंड फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे रिएक्टेड। हाँ, अब यहाँ पे आपके पास क्या है? रिएक्टेड कैसा करता था वो? चेयरफुल, तो पहले ये लिखेंगे चेयरफुल, ये हो जाता है आप लोगों के पास। अब ये हो जाता है, इसके बाद में आपको ये लिख देना इवन आफ्टर ए फ्लॉप फिल्म, ये होता है, इस तरीके से किया जाता है। अब आप अपने रामायण में पता नहीं क्या क्या लिखे हो रहे। व्हाट पोजीशंस डिड सुब्बू हैड होल्ड एट जेमिनी स्टूडियो, कौन सी पोजीशन है भाई? कौन सी पोजीशन है? तो यहां से देखो मैं बता देता हूं, सुब्बू होल्ड, अपने पास सेकंड पोजीशन कर देते हैं। नहीं, यहां से इस पर्सन से उत्तर लिखोगे तो क्या लिखोगे? देखो ध्यान से देखना भाई, है ना। सुब्बू हैड नंबर 2 पोजीशन, इस तरीके से आपको करना होता है एट जेमिनी स्टूडियो। तो ये थोड़ा सा आप लोग लिख लेना भाई पूरा, है ना। एट, या अपने इतना ही कर देते हैं, तो इतना करोगे तो भी सही माना जाएगा। अब आ गया होगा समझ में? हाँ सर आ रहा है, बहुत अच्छी बात आ रहा है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है भाई, ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स। यहाँ पे ये टेलर मेड का मतलब होता है परफेक्ट, यानी पूर्णतः टेलर के द्वारा बनाया गया भाई। यानी कहने का मतलब जैसे टेलर अपने कपड़े सिलता तो बिल्कुल नाप के सिलता है ना, तो ये आपके पास टेलर मेड था भाई फिल्मों के लिए, बिल्कुल फिल्मों के लिए परफेक्ट व्यक्ति था। हियर वाज ए मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड। यहाँ पे एक व्यक्ति है, वो अपने पास क्या है? हियर वाज ए मैन, यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसको क्या है? वो इंस्पायर हो सकता था व्हेन कमांडेड, जब उसको अपने पास आदेश दिया जाता था, जब उसको निर्देश दिया जाता था, तो बिल्कुल इंस्पायर व्यक्ति था भाई। कभी भी कोई भी कुछ भी काम पूछो, जैसे द रेट फाइट्स एंड टिग्रेस अंडर वाटर एंड किल्स द हर बट टेक्स पीटी ऑन द क्यूब्स एंड द टेंड्स देम द लविंगली। अब वो कहानी क्या सुनाता है कि अपने पास चूहे की और बाघिन की लड़ाई में चूहा जो है वो बाघिन को मार देता है, लेकिन अपने पास वो दया भी दिखाता है, किस पर? उसके बच्चों पर, और उनके प्रति प्रेम दिखाता है। कौन? चूहा। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, अब मैं नहीं जानता भाई ये सीन कैसे करना है ना। द प्रोड्यूसर वुड से, तो फिर वो निर्माता क्या कहता? एंड सुब्बू वुड, जब प्रोड्यूसर आपके पास ये कहता है कि भाई मैं तो जानता नहीं ये दृश्य कैसे करेंगे, तो फिर सुब्बू कहता था, सुब्बू वुड कम आउट विथ 4 वेज, सुब्बू 4 नए रास्ते लेके आता था, इस सीन को ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ऑफ द रेट पोरिंग अफेक्शन, रेट पोरिंग का मतलब होता है चूहे का प्यार उड़ेलना, अफेक्शन यानी प्रेम, और विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग, यानी कहना मतलब है जो अपने पास शिकार हो गया है उसकी संतान के प्रति जो प्यार है वो उड़ेल रहा है। गुड बट आई एम नॉट श्योर इट इज इफेक्टिव इनफ, लेकिन हाँ अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं जानता भाई कि मैं नहीं मानता ये प्रभावशाली है क्या। फिर क्या होता था? द प्रोड्यूसर वुड से एंड इन ए मिनट सुब्बू वुड कम आउट विथ 14 मोर अल्टरनेटिव्स। इतना कहते ही प्रोड्यूसर के, निर्माता के अपने पास सुब्बू और नए भांति के लिए आता है। अरे मैं कहूँ कि आपके ये ना एक हवाई जहाज बनानी है तो आप एक प्रकार से बना दोगे, 2 प्रकार से बना दोगे, लेकिन एक बंदा ऐसा आएगा जो कि इस तरीके से बना लो, इस तरीके से बना लो, इस तरीके से बना लो, तो वो 14 नए तरीके और बता देता था। वैकल्पिक, अल्टरनेटिव, वैकल्पिक। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी विथ अ मैन लाइक सुब्बू।
सुब्बू के साथ फिल्म बनाना बड़ा ही आसान था भाई। अराउंड एंड इफ एवर देयर वाज अ मैन हु गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियोज ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स। अगर अपन बात करें इसके सुनहरे समय में जेमिनी स्टूडियो के, तो वो आपके पास वो व्यक्ति था जो उसको निर्देश देता था, उसके पास अपने पास डेफिनेशन परिभाषा बताया करता था। इट वॉज सुब्बू। वो कौन था? वो सुब्बू था भाई। सुब्बू हैड ए सेपरेट आइडेंटिटी एज ए पोइट एंड दो ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड द हायर फॉर्म्स। यानी कहने का मतलब सुब्बू है, उसकी एक अलग ही पहचान थी भाई। किस बारे में? कवि के रूप में। कवि के रूप में अलग ही पहचान थी उसकी। दो यद्यपि ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स, काफी जटिलताओं को सक्षम करने में आसान मतलब सक्षम था भाई वो व्यक्ति। एंड हायर फॉर्म्स, और उच्च श्रेणियां। He deliberately chose to address his poetry to the masses। वो अपनी जो सेपरेट, डिलिबरेटली का मतलब जानबूझकर अपनी जो कविता होती थी वो भीड़ को सुनाया करता था। His success in film overshadowed, उसकी सक्सेस जो थी ना भाई अपने पास, वो कवर अप हो गई भाई, ढक गई। एंड ड्राफ्ट यानी छोटी रह गई। हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स, उसके साथ साथ उसकी जो लिटरेरी अचीवमेंट थी यानी कविताएं वगैरह थी, वो भी अपने पास छोटी रह गई। यानी इतना जानकार था, फिल्मों में भी नहीं हुआ और उसकी कविताओं में भी नहीं हुआ। और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, और ऐसा ही उसके क्रिटिक्स, उसके आलोचक सोचते हैं। ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोइम्स, उसने भाई बहुत सारी वास्तविक स्टोरी का जो कविताएं हैं, कहानी की कविताएं वो चुनी है भाई, बनाई है, कंपोज किया है। इन फोल्क रिफ्रेन एंड डिक्सन एंड ऑल्सो रोट ए स्प्रॉवलिंग नोवेल थिल्लना मोहनबाल, ये विथ डजन ऑफ द एवरी डेफ्टली एस्ट कैरेक्टर। यानी कहने का मतलब उसने भाई अपने पास बहुत सारी कविताएं लिखी है, कहानी लिखी है, ये सारा कुछ उसने किया है। और एक नोवेल लिखा है थिल्लना मोहनबाल, ये उसने एक नोवेल भी लिखा था। इसके बाद ही quite successfully recreated the mood and the manner of the देवदासीज of the early 20th century। और उसने अपने पास जो देवदासीज होती थी 20वीं सदी में, उनको भी बिल्कुल जीवित कर दिया था भाई, उनका तौर तरीका बताया था। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, बहुत ही शानदार एक्टर था। ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल्स, वो अपने पास कभी भी लीड रोल से प्रभावित नहीं हुआ। बट वट एवर सब्सिडियरी, लेकिन कभी भी उसको ये रोल मिलता। सब्सिडियरी का मतलब होता है कि जो साइड रोल होता है। ही प्लेड इन एनी द फिल्म ऑफ द फिल्म, तो वो किसी भी फिल्म में अपने पास वो रोल निभाता था। ही परफॉर्म्ड बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स, वो मुख्य एक्टर से बढ़िया एक्टिंग करता था या भूमिका निभाता था। अब ये जो अपने पास पैराग्राफ पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आते हैं। ये क्या है? पहला प्रश्न, हाउ मेनी ways did सुब्बू सजेस्ट अबाउट द रेड स्पोरिंग अफेक्शन इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग। यानी कहने का मतलब है अपने पास सुब्बू कितनी, वो उस कहानी सुनाई थी ना रेड बागिन और उसकी, तो उसमें अपने पास कितने तरीके बताता है वो, तो वो 3, 4, 2, 5 और 4, तो 4 तरीके बताता है वो। उसके बाद में और नहीं आता तो समझो वो 14 लेके आता था, यहाँ पे 4 वेज है भाई। इसके बाद है विथ सुब्बू द मेकिंग ऑफ फिल्म वाज, यानी कहने का मतलब है सुब्बू के साथ फिल्म बनाना कैसा था? ट्रिकी था, वेरी डिफिकल्ट था, वेरी इजी है भाई। यहाँ पे ये इजी है, वेरी इजी, तो वेरी इजी था भाई, है बहुत ही आसान था उसके साथ फिल्म बनाना। क्रिटिक्स ऑफ द सुब्बू फेल्ट दैट, क्रिटिक्स है वो कैसा सोचते थे उसके बारे में? ही वॉज वेरी सक्सेसफुल इन फिल्म मेकिंग, नहीं ऐसा नहीं सोचते थे। ही हैड गुड लिटरेरी अचीवमेंट्स, ही वॉज ए गुड ऑफिस बॉय, ही हैड नथिंग टू डू विथ द फिल्म्स, ये मानते थे अपने पास। कौन? वो जो उसके क्रिटिक्स होते थे। हु गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियोज ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स, तो सुब्बू था भाई अपने पास। ये कौन है? ये सुब्बू था। तो बस इतना ही करना है, हु से प्रश्न हो रखा है और हु का प्रश्न डेफिनेट आएगा रे। Why did सुब्बू chose to write simple poetry, उसने साधारण कविताएं लिखना क्यों चुना भाई? वो इसलिए चुना क्योंकि वो भीड़ को संबोधित करता था। तो यहाँ पे आया है भाई, कहाँ पे मैं बता देता हूँ। ही deliberately chose to address his poetry to masses, अपनी लोगों को यानी भीड़ को सुनाने के लिए। बिकॉज यहाँ पे कर देते हैं अपने पास, बिकॉज यहाँ से शुरू कर देते हैं। देखो सुब्बू चोज है ना, ये सारा पर्सन में से लिखेंगे भाई। chose to write simple poetry because, अब बिकॉज वाई से शुरू होता, बिकॉज ही एड्रेस्ड
मासेज, यानी कहने का मतलब वो भीड़ को अपने पास से संबोधित करता था, इसलिए वो सिंपल लिखता था भाई। What was the title of the सुब्बू's sprawling novel? उस नोवेल का नाम क्या था भाई? तो नोवेल का नाम मैंने बताया था भाई, यहाँ पे थिल्लना मोहन बाल है भाई, तो ये अपन इसका नाम लिख देंगे। तो क्या है? थिल्लना। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना भाई, है ना, ये आप छोटा सा अगर करोगे तो ध्यान लगा लोगे थोड़ा सा भी तो ये सही हो जाएगा, है ना। तो ये नाम ही तो पूछा तो अपन नाम ही लिखेंगे, जहाँ पर नाम पूछे और जहाँ पे हु से प्रश्न शुरू हो वहाँ पे ध्यान में रखना केवल एक शब्द का आंसर होता है। बात करते हैं, देखो नेक्स्ट आता है, ही हैड ए जेन्युइन लव फॉर एनीवन ही केम अक्रॉस एंड हिज हाउस वाज ए परमानेंट रेजिडेंस फॉर डजन्स ऑफ द नियर एंड फार रिलेशंस। अभी एक बार एंड एक्वेंटेंसेज अपन यहाँ तक पढ़ लेते हैं। उसका अपने पास बात करें तो उसमें बड़ा ही वास्तविक प्रेम था, ही केम अक्रॉस, जिससे भी वो संयोग से मिलता था उसके साथ उसका प्रेम हो जाता था। और बाद में बात करें उसका जो घर था वो परमानेंट रेजिडेंस हो गया भाई, यानी परमानेंट यानी लोग वहाँ पे आते रहते थे। अगर बात करें तो डजन्स ऑफ नियर, अड़ोस पड़ोस के लोग उसके घर ही रहा करते थे, एंड उसके जाने पहचाने लोग यानी उसके परिचित लोग भी वहाँ पे रहते थे, यानी दर्जन आधा दर्जन लोग वहाँ पे पड़े रहते थे भाई, रहते थे। डजन से भाई यानी दर्जनों भर लोग है भाई यहाँ पे। इट सेम्ड अगेंस्ट सुब्बूज नेचर, लेकिन ये सुब्बू के नेचर के विरोध में था, विपरीत था भाई। सुब्बू का नेचर ऐसा नहीं था। To be even conscious that he was the feeding and the supporting so many of them, उनमें से ज़्यादातर को जो सुब्बू है वो सपोर्ट भी कर रहा था और अपने पास उनको खाना भी खिला रहा था। Such a charitable and improvident man and yet he had enemies, कहने का मतलब है एक ऐसा दानशील व्यक्ति और एक इतना लापरवाह जो ध्यान ही नहीं रखता है उसके दुश्मन भाई, ऐसा सोचता है लेखक। Was it because he seemed so close and intimate with the boss? क्या इसका कारण यह है कि वो अपने पास बॉस के साथ उसका संबंध अच्छा है, बॉस के पास रहता है, निकट रहता है, इस कारण से है। और वाज इट हिज जनरल डिमीनर दैट रिजेंबल्स ए साइकोपैथ, और क्या अपने पास एक उसका तौर तरीका है, सामान्य तौर तरीका जो अपने पास चापलूस की करता है। साइकोपैथ का मतलब होता है चापलूस, है ना, ध्यान में रखना। और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, और क्या उसका ये कारण है कि वो हमेशा अच्छी बात बोलता है। कुछ लोगों को देखा होगा वो सही अच्छी बात ही बोलते हैं। इन एनी केस, किसी भी तरीके से, देयर वाज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश टू द डायरेस्ट थिंग्स फॉर द सुब्बू, ये वो व्यक्ति था जो अपने पास सुब्बू के लिए बहुत ही बुरी चीज कहता था, यानी बहुत ही बुरा भला कहता था उसको। यू सा सुब्बू ऑलवेज विथ द बॉस, आप सुब्बू को हमेशा बॉस के साथ देखते थे। कुछ होते हैं ना जो बॉस के साथ ही चिपके रहते हैं। बट इन द अटेंडेंस रोल, लेकिन अटेंडेंस रोल की बात करें जहां पर उपस्थिति होती है, ही वाज ग्रुप्ड अंडर ए डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट, अपने पास उस डिपार्टमेंट में था सुब्बू जहाँ पे कहानी वाला, जिसको कहते हैं ना कहानियाँ लिखने वाला डिपार्टमेंट, वहाँ पे था। कंप्राइजिंग ए लॉयर, और उसमें कौन कौन शामिल था भाई उस डिपार्टमेंट, उसमें एक वकील था, एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स, एक लेखकों की मंडली थी वहाँ पे, एंड पोइट्स, कवियों की मंडली थी। द लॉयर वाज आल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर, अगर वकील की बात करें तो वो लीगल एडवाइजर माना जाता था, वैधानिक जो एडवाइजर सलाह देने वाला माना जाता था। बट एवरीबडी रिफर्ड टू हिम एज द ऑपोजिट, लेकिन हर कोई उसके विपरीत ही दिखाई देता था, किसके, वकील के। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक बार की बात बताएं भाई, एक बार एक एक्ट्रेस थी बहुत ही बढ़िया वाली, जिसको टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, हु वाज आल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, लेकिन वो कभी कभी ना, एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल का मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्सेल, कभी कभी गुस्सेल होती थी। वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स, एक बार वो भाई गुस्सा हो गई, ब्लू ओवर का मतलब फट जाना, फटने का मतलब वो एक्ट्रेस थी गुस्से में आ गई भाई वहां पे। वाइल एवरीवन स्टूड स्टंट, जब हर कोई सन्न खड़ा था, कुछ नहीं बोल रहा था, द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग्स, उसने क्या किया, एक रिकॉर्डिंग थी भाई वहां पे, तो उसने रिकॉर्डिंग चालू कर दी, है ना, कैमरे वाली रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, जो रिकॉर्डिंग होती है ना उसमें वो यंत्र इक्विपमेंट का था। व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर ब्रीथ, और जब एक्ट्रेस अपने पास वो बोलने के बाद में ये वो फलां ढिमका वो करने के बाद में जब रुकी सांस लेने के लिए, द लॉयर सैड टू हर, लॉयर ने उससे कहा 1 मिनट प्लीज, उसने कहा 1 मिनट कृपया, एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और उसने वो जो रिकॉर्डिंग करी थी ना उसकी आवाज वो चालू कर दी भाई। अब गुस्से में आदमी पता नहीं क्या क्या बोलता है ना। देयर वाज नथिंग
इनक्रिमिनेटिंग, वहां पे कोई दोषारोपण नहीं था। इनक्रिमिनेटिंग का मतलब था किसी पे दोष लगाना, ऐसा नहीं था भाई वहां पे। और अनमेंशनेबली फॉल अबाउट द एक्ट्रेसेस टायरेड अगेंस्ट द बॉस, और ये ऐसा भी नहीं था कि वो उसका गुस्सा दिखाना चाहता था बॉस के, प्रोड्यूसर यानी निर्माता के प्रति, ऐसा भी कुछ नहीं था भाई बस। बट वेन सी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, लेकिन जब उसने अपनी आवाज दोबारा सुनी भाई, उस एक्ट्रेसेस ने दोबारा आवाज सुनी उस इक्विपमेंट में, सी वाज स्टक बेडम, वो बिल्कुल गूंगी हो गई भाई, बिल्कुल नहीं बोली, वो इतनी बेकार आवाज लगी उसको अपनी उस इक्विपमेंट में जैसे वो बोल रही थी। इसके बाद में पैराग्राफ क्वेश्चन है यहाँ पे, तो देखो, सुबुज हाउस वाज ए परमानेंट रेजिडेंस फॉर, सुबु का घर है वो किसके लिए परमानेंट हाउस था भाई, निवास था, हिज ब्रदर्स, हिज एनिमीज एंड फ्रेंड्स, रिलेटिव्स फार एंड नियर एंड एक्वाइंटेंसेस, ये रहा आपके पास, वहां पे दिया हुआ है भाई, ज्यादा दोबारा वापस ले जाने की आवश्यकता नहीं है। सुबु वाज एन इम्प्रोविडेंट मैन बिकॉज ही वाज, वो अपने पास लापरवाह व्यक्ति था, बिकॉज नॉट कॉन्शियस ऑफ द नंबर ऑफ द पर्सन्स हु ही वाज फीडिंग, not aware of how many ways he told about actors, aware of his expenses at home, aware of his poverty and people, ये नहीं है भाई, ये पहला ही हो जाएगा क्योंकि उसको किसी चीज की परवाह नहीं थी, कितने लोगों को खाना खिला रहा है। When the actress was angry, the lawyer, जब वो एक्ट्रेस गुस्से में थी तो लॉयर ने क्या किया, रिमेन साइलेंट, नहीं, रिकॉर्डेड हर एंग्री वर्ड्स, उसने उसके जो गुस्से के शब्द थे ना उनको रिकॉर्ड कर लिया। Why did some people dislike सुबु, सुबु को कुछ लोग नापसंद क्यों करते हैं, तो क्योंकि वो बॉस के साथ ज्यादा रहता था, बिकॉज, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी आप देख लेना उसमें भी कलन, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज विथ बॉस, ये भी कर सकते हो, और आप अपनी तरफ से वहां पे वो साइकोपंथ था और ये ना चापलूसी वाला था, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो सरल लगे, जो छोटा लगे वो करना जरूरी है। अंडर विच डिपार्टमेंट वाज सुबु ऑफिशियली ग्रुप्ड, कौन से डिपार्टमेंट में था भाई वो, तो अभी बताया था मैंने कि उसका डिपार्टमेंट था स्टोरी डिपार्टमेंट था भाई, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि अपनी क्लास है ना काफ़ी बड़ी हो जाएगी नहीं तो डिपार्टमेंट, ये आप लोग कर सकते हो भाई, वहाँ पे अपने पास खुद भी कर सकते हो और मुझे चेक करवा सकते हो। हाउ डिड द लॉयर साइलेंस द एक्ट्रेस ड्यूरिंग हर टायरेड, यानी कहने का मतलब है जब वो एक्ट्रेस गुस्से में थी तो उसको चुप कैसे करा दिया उसने, तो देखो इसका आंसर है वो मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा है, तो देखो द लॉयर, है ना, ध्यान से सुनना, आप खुद भी बना सकते हो, द लॉयर स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, है ना, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट एंड प्लेड बैक व्हेन सी बिकेम साइलेंट, ये हो जाएगा इसका आंसर, है ना। और इसके अलावा एक लाइन और जोड़ सकते हैं भाई, है ना, क्योंकि जब उसने अपनी आवाज़ सुनी तो वो चुप हो गई, यही रहेगा, लेकिन इतना आंसर काफ़ी है, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि ये बाद में भी है अपने पास क्वेश्चन, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से रखना आप लोग। क्या हुआ अपने पास, यहाँ से ये हो गया, ये हो जाता है। अब इसके ए गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड ये उस एक्ट्रेस की बात हो रही है भाई, देहात क्षेत्र की वो एक्ट्रेस लड़की, सी हैडेंट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस, वो सारी अपने पास मंचों पे कहाँ गई थी भाई, बेचारी नहीं गई थी, ऑफ द वर्ल्डली, दुनियादारी की, एक्सपीरियंस दैट जनरली प्रीसीड ए पोजीशन ऑफ द इंपॉर्टेंस एंड द सोफिस्टिकेशन दैट सी हैड फाउंड हरसेल्फ कैटेपुलेटेड इनटू, यानी कहने का मतलब है जिस परिस्थिति पे वो थी ना, जिस स्टेज पे थी वहां पे वो बहुत जल्दी पहुंच गई थी, तो उसने वो सारी स्टेज देखी नहीं थी, महत्व नहीं समझा था अपनी पोजीशन का, इसीलिए वो सारा कुछ दुख सहन करना पड़ा भाई उसको, है ना। सी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर सी फेल्ट दैट डे, उस दिन जो आतंक, जो डर उसने महसूस किया ना अपनी रिकॉर्डिंग सुन के, उससे वो कभी बाहर नहीं निकली। दैट वॉज द एंड ऑफ द ब्रीफ एंड द ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर, और वो अपने पास छोटे से और ब्रिलियंट कैरियर का एंडिंग आ गया था उस एक्ट्रेसेस का। द लीगल एडवाइजर, जो लीगल एडवाइजर था, वकील था, हु वाज आल्सो द मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, जो कि उस कहानी डिपार्टमेंट का भाग था या हिस्सा था, हैड अनविटिंगली, ना चाहते हुए भी, अनविटिंगली का मतलब ना चाहते हुए भी, ब्रॉट अबाउट दैट सडन, वो दुखी अंत ले आया। वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट, लेकिन दूसरा जो सदस्य थे भाई उस डिपार्टमेंट के, रोर ए काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, वो एक अलग ही प्रकार की ड्रेस पहनते थे भाई, हाँ, खादी धोती विथ ए स्लाइटली
ओवरसाइज्ड एंड क्लमजीली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट, यानी जो अन्य लोग थे वो धोती कुर्ता पहनते थे ढीला ढीला सा, जबकि अपने पास द लीगल एडवाइजर रोर पैंट्स एंड द टाई एंड समटाइम्स ए कोट दैट लुक्ड लाइक ए कोट ऑफ मेल। अगर बात करें अपने पास तो वो जो वकील था वो कोट पैंट पहना करता था, सीधी सी बात है, इस तरीके से भी वो अलग था। ये दोनों प्रश्न बात करेंगे अपन आगे। ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, वो हमेशा अकेला और असहाय दिखता था। ए मैन ऑफ द कोल्ड लॉजिक इन द क्राउड ऑफ द ड्रीमर्स, यानी बिल्कुल अपने पास जो भीड़ का सपना होते थे उसमें बिल्कुल कोल्ड लॉजिक, बिल्कुल ऐसे तर्क लेकर आता था वो। ए न्यूट्रल मैन इन असेंबली ऑफ द गांधीटीज, यानी गांधीटीज का मतलब था जो गांधीवादिता के अपने पास पक्षकार थे, गांधी जी धोती तो पहनते थे, वैसे ही वो अपने आप को अकेला पाता था उनके बीच में। न्यूट्रल का मतलब होता है जो कुछ नहीं कर, असक्रिय जिसको कहते हैं। खादीटीज मतलब जो गांधीटीज और खादीटीज का मतलब होता है जो खादी के कपड़े पहनते थे, धोती चोला वगैरह। लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, उसके जैसे बॉस के बहुत ही निकट थे। ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस ए फिल्म एंड दो ए लॉट ऑफ द रॉ स्टॉक्स एंड द पेनकेक वर यूज्ड ऑन इट, और उसके पास अपने पास ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस, वो फिल्म में पेश करने के लिए क्या था, वो आज़ाद था भाई, उसको अनुमति थी। एंड वहाँ पे जो कच्चा माल था या जो पेनकेक था, वो जो मेकअप करने की सामग्री थी वो यूज़ कर सकते थे। नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, फिल्म से ज़्यादा कुछ नहीं आया। देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि भाई स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया बॉस ने। एंड दिस वाज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वेयर ए लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोइट्स वर आस्क्ड टू गो टू होम, और ये पहली घटना थी इतिहास में कि एक वकील को नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि वहाँ से कवियों को जाने के लिए कह दिया था। बात करते हैं नेक्स्ट, उस पर्सन इस पैराग्राफ के पर्सन है भाई। द कैरियर ऑफ द एक्ट्रेस वाज एंडेड बाई, किसके द्वारा खत्म किया गया भाई उसका कैरियर, तो लॉयर था भाई, लीगल एडवाइजर, इसके द्वारा, उसी ने तो सुनाई थी ना। व्हाट वाज द यूनिफॉर्म ऑफ द एवरी अदर मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, स्टोरी डिपार्टमेंट के लोगों की ड्रेस कैसी थी भाई, उनके कपड़े कैसे थे, खादी धोती एंड खादी शर्ट, ये था भाई अपने पास, ये आता है भाई यही। द लीगल एडवाइजर लुक्ड, लीगल एडवाइजर कैसा दिखता था भाई, स्ट्रॉन्ग अलोन एंड हेल्पलेस दिखता था, क्यों, क्योंकि वो सभी से अलग कपड़े पहना। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डिड द लीगल एडवाइजर वियर, कौन से कपड़े पहनता था, तो मैं यहाँ पे अगर आप कहोगे तो यहाँ पे समझा देता हूँ ना, तो क्या है, द लीगल एडवाइजर रोर पैंट्स एंड टाई एंड समटाइम्स ए कोट, तो ये सारा कुछ आप लिख सकते हो भाई यहाँ से, तो ये चलो मैं वहाँ पे करवा देता हूँ। क्या है, द लीगल एडवाइजर, इसमें से करेंगे द लीगल एडवाइजर रोर पेंट टाई एंड कोट, ये सारा कुछ उसके अनुसार ही लिखा भाई मैंने ना, पैंट शर्ट वगैरह पहनता था, ये ध्यान में रखना भाई। और बाकी लिख सकते हो आप, यहाँ पे भी दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि वो देखो यहाँ पे टाई एंड समटाइम्स कोट, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अब बात करते हैं, वाई डिड द लीगल एडवाइजर लुक अलोन एंड हेल्पलेस, वो अकेला और ऐसा क्यों दिखता था, मैं बता देता हूँ भाई। देखो यहाँ पे इससे आंसर निकालेंगे अपन, तो द लीगल, ये आंसर आप भी निकालना सीखो भाई। एडवाइजर, मैं सारा कुछ इसी से कर रहा हूँ भाई। एडवाइजर लुक्ड, अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डिड था तो डिड लिखा नहीं, तो लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस बिकॉज, अब बिकॉज वाई से है तो अपन बिकॉज लिखेंगे, बिकॉज ऑल अदर मेंबर्स वर गांधीटीज एंड खादीटीज, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो सारे थे वो गांधीटीज और खादीटीज थे, यानी वो जो गांधी जी की पालना करते थे, ये रहा आपके सामने है ना, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोगों को, ठीक है, ये कर देना। वाई डिड द लॉयर लॉज हिज शॉप, क्योंकि बॉस अपने पास, ये यहाँ से ही शुरू करता है, देखो पर्सन में से उत्तर, द लॉयर, अब आप है ना उसमें से करोगे तो गलत हो जाएगा, द लॉयर लॉस्ट, देखो डिड आया तो मैं इसकी सेकंड फॉर्म बना दूंगा, लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द बॉस क्लोज्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट, और आपका आंसर हो जाएगा सही।
अब आप अपना रामायण लिखोगे तो सही नहीं होगा। बात करते हैं नेक्स्ट। जेमिनी स्टूडियो वाज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ द पोइट्स लाइक एस.डी.एस. योगियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। यानी कहने का मतलब जेमिनी स्टूडियो में बढ़िया वाले फेमस कवि थे, वो उनका निवास स्थान था। हॉन्ट का मतलब होता है स्थान। ये स्थान था भाई किनका? कवियों का। और कवि भी कौन? जो प्रसिद्ध कवि थे। कौन से? एस.डी.एस. योगियार है, संगू सुब्रमण्यम है, कृष्णा शास्त्री है, हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय है, ये कवि थे वहां पे। इट हैड एन एक्सीलेंट मैस which supplied good coffee at the all time of the day and for most part of the night। यानी कहने का मतलब है ये एक अच्छे वाला। इट हैड एन एक्सीलेंट मेस। मेस का मतलब जहाँ पे खाना, जैसे अपन कहते हैं ना कैंटीन, वो होता है। उनकी एक अच्छी मेस थी भाई, और उसमें अपने पास हमेशा हर समय अच्छी कॉफ़ी आती थी। दिन में तो आती थी, रात में भी कॉफ़ी मिलती थी। Those were the days when Congress rule meant prohibition and the meeting over a cup of the coffee was rather satisfying entertainment। और वो समय थे जब अपने पास कांग्रेस रूल का मतलब, कांग्रेस के शासन का मतलब है कि निषेध थी मीटिंग ओवर ए कप ऑफ कॉफ़ी, यानी कॉफ़ी के कप पे मीटिंग है वो निषेध थी। एंड रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट, और बहुत ही प्राय आनंददायक पल हुआ करते थे। बेरिंग का मतलब होता सिवाय। द ऑफिस बॉयज एंड द कपल ऑफ द क्लर्क्स, कुछ ऑफिस बॉय यानी जो ऑफिस का काम करने वाले लड़के और कुछ क्लर्क थे। एवरीबडी एल्स द स्टूडियोज रेडिएटेड लेजर, वो बाकी सभी के लिए अपने पास क्या लेजर भरा समय था भाई, आसान समय था। ए प्री राइट फॉर पोइट्री, और सारे कोई है वो अपने पास कविता लिखने के इच्छुक थे। मोस्ट ऑफ देम वोर खादी एंड वर्शिप्ड गांधी जी, but beyond that they had not a fantastic appreciations for political thought of the any kind। उनमें से बात करें तो ज़्यादातर अपने पास खादीवादी थे, यानी खादी पहनते थे और गांधी जी की पूजा करते थे, लेकिन इसके बावजूद उनका राजनीति में कोई प्रशंसनीय काम नहीं था। इसके बाद में नेचुरली द वर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म, और वो सारे जो लोग थे वहाँ पे जो काम करने वाले थे वो कम्युनिज्म का मतलब होता साम्यवाद के खिलाफ थे, ये ध्यान में रखना। ए कम्युनिस्ट मतलब साम्यवादी होना मतलब वाज ए गॉडलेस मैन, वो मानते थे कि भाई जो कम्युनिस्ट है, जो अपने पास साम्यवादी लोग हैं, वो भगवान नहीं मानने वाले, यानी कहने का मतलब नास्तिक लोग होते हैं। ही हैड नो फिलियल और कंजुगल लव, क्या उनमें अपने पास कोई पुत्रोचित और कोई दाम्पत्य प्रेम नहीं होता है। ही हैड नो कंपैक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स, और उसके बाद में बात करें तो अपने वो लोग होते हैं जो ये अपने पास कम्युनिस्ट वो लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को मारने में भी हिचकिचाते नहीं है। कंपैक्शन का मतलब था हिचकिचाहट। और हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों को मारने में भी नहीं हिचकिचाते। ही वॉज ऑलवेज आउट टू कोज, वो हमेशा कारण बनते थे भाई। एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड द वायलेंस अमॉन्ग द इनोसेंट, वो हमेशा अपने पास जो बेकसूर अपने पास भोले वाले लोग होते हैं उनमें क्या फैलाते हैं? वायलेंस, हिंसा फैलाते हैं। एंड इग्नोरेंट के बीच में सच नोशंस विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर एल्स इन द साउथ इंडिया एट द टाइम आल्सो, यानी उस समय ऐसे लोग अपने साउथ इंडिया में भी भरे पड़े थे। फ्लोटेड अबाउट वेगुअली अमॉन्ग द खादी क्लेड पोइट्स ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज, और इसमें अपने पास बात करें तो ये अपने उन जेमिनी स्टूडियो में जो कवि थे उनमें भी थे। एविडेंस ऑफ इट वाज सून फोर्थकमिंग, इसका परिणाम है वो जल्दी आने वाला था। ये पैराग्राफ के क्वेश्चन है। इन दोज डेज द मीनिंग ऑफ कांग्रेस रूल वाज, कांग्रेस रूल का मतलब क्या था? प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर ए कप ऑफ कॉफी, ये था भाई। द पीपल एट जेमिनी स्टूडियोज वर्शिप्ड, किसको पूजा करते थे? वो गांधी जी की पूजा करते थे। हाउ वाज ए कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट कैसा था भाई? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, फॉलोअर ऑफ द सोशलिज्म, गॉडलेस मैन, ये दिखाई दिया भाई, पर अभी पढ़ गए, गॉडलेस प्राणी था। नेम एनी टू पोइट्स हु विजिटेड जेमिनी स्टूडियो, एक अपने दो कवि जो कि जेमिनी स्टूडियो में रहे हैं उनके नाम बताने हैं, तो यहाँ पे ये देखो नाम लिखा हुआ है, ये नाम आप लिख लेना भाई। इसके बाद में व्हाट काइंड ऑफ द फूड एंड ड्रिंक वाज अवेलेबल इन द मेस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, तो वहाँ पे आपके पास सब कुछ था। ये भी यहाँ से आप लोगों को खुद को करना है भाई, यहाँ पे दिया हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लेके कर लेना आप लोग। नेक्स्ट है व्हाट वाज द कंसिडर्ड ए प्री रिक्विजिट फॉर पोएट्री एट जेमिनी स्टूडियो, अगर जेमिनी स्टूडियो की बात करें तो वहाँ पे प्री रिक्विजिट पोएट्री के लिए क्या था भाई वहाँ पे, तो देखो ये बात बता देता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ से करना है, एवरीबडी से शुरू करना है और यहाँ तक ले आना भाई, इतना ही करना है, ये कर देना आप लोग। बात करते देखो नेक्स्ट। When Frank Bushman's moral rearmament army some 200 strong visited Madras sometimes in 1952,
यानी कहने का मतलब 1952 में एक सर्कस का समूह था फ्रैंक बुशमैन्स, उसकी जो सेना थी, उसके जो लोग थे लगभग 200 लोग, वो मद्रास में घूमने आए 1952 में। दे कुड नॉट हैव फाउंड ए वार्मर होस्ट इन इंडिया देन द जेमिनी स्टूडियो। उनको अपने पास एक गर्मजोशी से उनका स्वागत करने वाला कोई नहीं मिला जेमिनी स्टूडियो के अलावा। Someone called the group an international circus। कुछ लोग इसको अपने पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सर्कस मानते हैं, कहते हैं। They weren't very good on the trapeze or their acquaintance with the animals was only at the table, dinner table। उनकी बात करें तो आपके पास उनमें कोई कलाबाजी नहीं है। जानवरों की बात करें तो जानवरों से उनका परिचय केवल खाने के टेबल पे होता था, यानी वो जानवरों को केवल खाते थे। बट द प्रेजेंटेड 2 plays इन द मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। लेकिन उन्होंने 2 नाटक पेश किए बिल्कुल व्यावसायिक तरीके से। देर जोथम वैली, उनका एक जोथम वैली है, एंड द फॉरगॉटन फैक्टर, ये 2 नाटक पेश किए भाई उन्होंने। रेन सेवरल शोज इन मद्रास, कई शो हुए भाई उनके, एंड अलोंग विथ द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी, दूसरे लोगों के साथ भी। द जेमिनी फैमिली ऑफ 600, जेमिनी परिवार में 600 लोगों ने सा द प्ले ओवर, उन्होंने भी वो नाटक ओवर एंड ओवर अगेन, बारंबार उनको देखा भाई उस 2 नाटकों को। द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजुअली प्लेन एंड द सिंपल होमलीज, बिल्कुल साधारण सा सीधा सा घर का चित्र दिखाने वाला भाई, घर के बारे में बताने वाला। बट द सेट्स एंड द कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट, लेकिन उनकी बात करें अपने पास जो उनके कपड़े वगैरह जो पहने थे, ड्रेस जो पहने थे, वो बहुत ही क्लासिक थे। Madras and the Tamil drama community were terribly impressed, and for some years almost all Tamil players had a sense of the sunrise and the sunset in the manner of the Jotham Valley, with a bare stage, a white background curtain and a tune played on the flute। और कई वर्षों तक तमिल के जो कलाकार थे, जो अपने पास कवि थे, जो नाटककार थे, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। बैकग्राउंड बिल्कुल सफ़ेद कलर का पीछे का, और एक बांसुरी की धुन है वो उन्होंने दिखाई या बजाई भी। It was some years later that I learned that the MRA was a kind of the counter movement to the international communism। भाई अपने बात करें तो कुछ दिनों बाद मैंने जाना कि MRA, ये रहा MRA फुल फॉर्म, वो क्या था भाई, वो एक प्रकार का काउंटर मूवमेंट था, एक अपने पास विरोधी आंदोलन था टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म के खिलाफ, अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी के खिलाफ। एंड द बिग बॉसेज ऑफ द मद्रास लाइक मिस्टर वसन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स। और बात करें अपने पास हमारे इस स्टूडियो के, जेमिनी स्टूडियो के जो बॉस थे, बिग बॉसेज थे, जैसे मिस्टर वसन है, वो उनके हाथों की कठपुतली हुआ करते थे। प्रश्न है, फ्रैंक बुशमैन्स मोरल रीआर्मेंट आर्मी विजिटेड मद्रास इन 1952, कब आई थी? ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज हैड ए सीन ऑफ द सनराइज एंड सनसेट, ये हो जाएगा। दे प्रेजेंटेड 2 प्लेज इन द मोस्ट सिंपल वे टू द, नहीं अपने पास प्रोफेशनल मैनर, ये आ जाएगा इसका, और यहाँ पे ये नहीं है भाई, है ना, प्रोफेशनल मैनर आ जाएगा यहाँ पे। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द MRA ग्रुप, MRA ग्रुप में कितने सदस्य थे? तो 200 थे भाई, कितने थे? 200 लोग थे ये अपने पास, ये ऐसे लिख दो 200। अब जितना पूछा उतना ही जवाब देंगे अपन। इसके बाद में विच प्लेज डिड द MRA ग्रुप प्रेजेंटेड इन मद्रास, उसने 2 नाटक पेश किए थे, कौन कौन से थे? जोथम वैली, ये अपने पास कहाँ पे, ये रहा, एक तो ये है, और दूसरा है द फॉरगॉटन फैक्टर, ये दोनों नाम लिख देना। इसके बाद में व्हाट फीचर फ्रॉम MRA प्लेज इन्फ्लुएंस द तमिल ड्रामा, ये देखो लास्ट में जो है ना बड़ा, तो ये देखो यहाँ से मद्रास, यहाँ से शुरू करना है आप लोगों का इसका आंसर, और इसके अलावा ये अब तक आप लोगों को कर देना है, इसका आंसर वहाँ पे नहीं करवाएंगे, आप लोग कर देना। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। आई एम नॉट श्योर हाउएवर, फिर भी मैं भाई पक्का विश्वास नहीं था मुझे, दैट दिस वाज इंडीड द केस, कि वास्तव में यही विषय था। फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स, अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स का मतलब जिनको बदला नहीं जा सकता वैसे पहलू, ऑफ दिस बिग बॉसेज, बिग बॉसेज का मतलब जो बड़े बॉस होते हैं। देयर इंटरप्राइजेज रिमेन द सेम, बिल्कुल अपना समान प्रकृति में रखते हैं। MRA और नो MRA, चाहे MRA हो चाहे नहीं हो, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, इसमें अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद हो चाहे नहीं हो, दोनों एक ही बात है। The staff of the Gemini Studios had a nice time hosting 200 people of all hues and sizes of least 20 nationalities।
यानी कहने का मतलब है जेमिनी स्टूडियो के प्रत्येक सदस्य को उनका मेजबानी करते हुए उनकी मेजबानी करते हुए बड़ा आनंद आ रहा था, जो कि अपने पास ह्यूज एंड साइजेस का मतलब था, वो कहते हैं भीड़ भरा वो होता है, ऑफ द लिस्ट 20 नेशनलिटीज, जो कि लगभग अपने पास कम से कम 20 राष्ट्रीयता वाले लोग थे, 20 देशों से थे। इट वॉज सच ए चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ द क्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी द स्लेप्ट with the thick layer of the makeup by the office boy in the makeup department। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अपने पास भीड़ को अपने पास जो मेकअप बॉय होते थे वो अपने पास क्या करते थे, वो मेकअप जो लीपते थे, पोतते थे। A few months later, कुछ महीनों बाद, the telephone lines of the big bosses of Madras burst and once again, कुछ महीनों बाद हमारे इस डिपार्टमेंट के बड़े बॉसों की जो घंटी थी वो बजी गई, टेलीफोन की घंटी बजी। एंड वंस अगेन वी एट जेमिनी स्टूडियो क्लियर्ड ए होल शूटिंग स्टेज टू बी वेलकम अनदर विजिटर। हमें सभी को बताया गया कि एक अन्य यात्री आने वाले हैं यहाँ पे जिसका स्वागत करना है। ऑल द सेड वाज दैट ही वाज ए पोइट, सभी ने कहा कवि है, फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से कवि है। द ओनली पोइट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू और हर्ड ऑफ वर वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन। अपने पास जो जेमिनी स्टूडियो का स्टाफ था, ब्रिटेन के दो ही कवि थे जिनके बारे में सुना था, वर्ड्सवर्थ और टेनिसन। द मोर लिटरेट वंस न्यू द किड्स, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे थे वो किड्स के बारे में भी जानते थे, सेले के बारे में भी जानते थे, एंड बायरन के बारे में भी जानते थे। एंड वन और टू माइट हाउ फेंटली कम टू नो समवन बाय द नेम एलियट। और अगर बात करें तो कुछ इक्का दुक्का है वो एलियट को भी जानता था। ये कवियों के नाम याद रखना भाई। Who was the poet visiting the Gemini studio now? लेकिन इनमें से कौन सा कवि आ रहा है? He is not a poet, वो एक कवि नहीं है। He is an editor, वो एक एडिटर है। That's why the boss is giving him a big reception, इसीलिए बॉस है वो उनको बड़ा रिसेप्शन दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। Vasan was also the editor of the popular Tamil weekly आनंद विक्टन, यानी कहने का मतलब है वसन जो था वो भी अपने पास एडिटर था आनंद विक्टन का। He wasn't the editor of any known name of the British publications in Madras, लेकिन वो अपने पास किसी का एडिटर, ब्रिटिश पब्लिकेशंस जो थे ना, प्रकाशित करने वाले जो अखबार वगैरह छापते थे, उनका एडिटर नहीं था। Those known at Gemini Studio, जो कि जेमिनी स्टूडियो में जानते थे जिन प्रकाशन को। Since the top man of the Hindu, अगर बात करें अपने पास द हिंदू था, were taking the initiative, the sunrise was that the poet was the editor of the Delhi। और बाद में ये पता चला कि वो दिल्ली नामक जो अखबार है उसका एडिटर था, बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर, लेकिन फिर वो मैनचेस्टर से नहीं था। इसके बाद गार्डियन और द लंदन टाइम्स, वो गार्डियन द मैनचेस्टर गार्डियन से नहीं था, लंदन टाइम्स से नहीं था। दैट वाज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू, वही अपने पास दो अखबार हैं जिनको हम सभी जानते थे। एट लास्ट अराउंड द 4 in the आफ्टरनून, लगभग शाम के 4 बजे, द पोइट और द एडिटर, वो कवि या एडिटर राइट, वो पहुंचा। ही वॉज ए टॉल मैन, एक लंबा व्यक्ति था, वेरी इंग्लिश, बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाला, वेरी सीरियस, बहुत ही गंभीर व्यक्ति था, एंड ऑफ कोर्स निसंदेह वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, और हम सभी से अनभिज्ञ था। बैटलिंग विथ हाफ ए डजन पेडेस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज, और ज़्यादातर जो पदयात्री थे पैदल नीचे खड़े थे, पेडेस्टल का मतलब नीचे खड़े होते हैं, वो लोग शर्त लगा रहे थे। द बॉस रीड आउट ए लॉन्ग स्पीच, बॉस ने एक लंबा स्पीच पढ़ा भाई। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही टू न्यू प्रीवियस लिटिल अबाउट द पोइट, क्योंकि वो भी अपने पास बहुत ही कम जानता था उस बॉस के, जो व्यक्ति आया था उसके बारे में, और द एडिटर उस कवि के बारे में या उस एडिटर के बारे में। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म, बिल्कुल साधारण सी शर्तों के अनुसार वो भाषण था, बट हियर एंड देयर इट वॉज पेपर्ड विथ वर्ड लाइक फ्रीडम एंड द डेमोक्रेसी, लेकिन उसमें कुछ शब्द लिखे थे जिसमें फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है। देन द पोइट स्पोक, उसके बाद में वो कवि बोला भाई। ही कुडंट हैव एड्रेस्ड ए मोर डेज्ड और साइलेंट ऑडियंस, ऐसा लगा जैसे वो चुपचाप और चकित ऑडियंस को संबोधित नहीं किया। नो वन न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट, कोई नहीं जानता था भाई क्या बोल रहा था वो। एंड हिज एक्सेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड, और उसका जो एक्सेंट था, बोलने का लहजा जो था, वो सारा प्रयत्न हमारा फेल कर देता समझने का। एंड व्हाट ही वाज सेइंग, और क्या कह रहा था। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, ये सारी घटना 1 घंटे तक चलती रही। देन द पोइट लेफ्ट एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड इन अटर बेफलमेंट, कवि चला गया और हम बाद में आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे के साथ हम भी बिखर गए। व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं।
व्हाट इज एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो, एक कवि क्या कर रहा था, इंग्लिश कवि क्या कर रहा था स्टूडियो में, विच मेक्स तमिल फिल्म, जो कि एक तमिल फिल्म बनाता है, फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ द पीपल, साधारण से लोगों के लिए, पीपल हुज लाइव्स लिस्ट अफोर्डेड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ द कल्टिवेटिंग ए टेस्ट ऑफ द इंग्लिश पोइट्री, उन लोगों के लिए, यानी उन लोगों में अपने पास क्या संभावना पॉसिबिलिटी होगी जहां पर लोग हैं कि अपने पास साधारण फिल्में देखने के शौकीन है। द पोइट लुक्ड प्रीटी बेफल्ड टू, कवि भी बिल्कुल चकित ही दिखा भाई, फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द शेयर इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ हिज टॉक अबाउट द थ्रिल्स एंड द ट्रेवल्स ऑफ द इंग्लिश पोइट, क्योंकि वो भी अपने पास असंगति से सारी बातें करता है, इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब असंगति, कोई पता ही नहीं आता, पता ही नहीं था। हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, उसकी जो कहानी थी ना यात्रा की वो अनएक्सप्लेन रह गई भाई, कोई भी पता ही नहीं आता, पता ही नहीं, रहस्य रह गई। द ग्रेट प्रोज राइटर ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट, कोई भी अपने पास प्रोज राइटर है उसको स्वीकार नहीं कर रहा था, प्रोज का मतलब निबंधकार जिसको अपन कहते हैं। बट माई कन्विक्शन ग्रोज स्ट्रॉन्गर, लेकिन मेरी इच्छा बहुत मजबूत होती जा रही, डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन, दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू प्रेस्यूट और जीनियस, कहने का मतलब है कि मेरा जो प्रोज राइटिंग लिखने का जो तरीका है वो अपने पास से सक्षम नहीं हो, सच्चा नहीं हो सकता है, विश्वसनीय या जीनियस नहीं हो सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में से प्रश्न, द स्पीच ऑफ द बॉस कंटेंट वर्ड्स लाइक, बॉस के अपने पास स्पीच में कैसे शब्द थे, फ्रीडम और डेमोक्रेसी, ये शब्द आए हैं भाई, आप देख लेना। नेक्स्ट है द पोइट्स ओपिनियन अबाउट द प्रोज राइटिंग इज दैट इट इज नॉट ए ट्रू प्रेस्यूट ऑफ ए जीनियस, यानी एक जीनियस के गुण नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल द पोइट्स डिस्पर्स्ड इन बेफलमेंट, आएगा भाई यहाँ पे लिखा है अटर बेफलमेंट, बिल्कुल ये अपने पास आश्चर्य के साथ वहाँ पे वो फैल गए, बिखर गए। वाई वाज द ऑडियंस साइलेंट ड्यूरिंग द पोइट्स स्पीच, क्यों चुप थी भाई, बिकॉज दे डिडंट अंडरस्टैंड द स्पीच, क्योंकि वो स्पीच को समझ ही नहीं पा रहे थे, बिल्कुल चुप थे इसलिए। हाउ लॉन्ग डिड द इवेंट लास्ट, कितनी देर तक ये कार्यक्रम चला भाई, तो द यहां से करेंगे द इवेंट लास्टेड, यहाँ इसकी सेकंड फॉर्म बना देंगे, डिड हटा देंगे, लास्टेड फॉर एन ओवर, लगभग 1 घंटे ये चला भैया, अभी पढ़ के आए हैं। व्हाट इज द नरेटर्स व्यू अबाउट प्रोज राइटिंग, प्रोज राइटिंग के बारे में कवि के क्या अपने पास कथन है या अपने विचार हैं, तो यहाँ पे माई कन्विक्शन, यहाँ से हिज कन्विक्शन, यहाँ पे माई की जगह आपको हिज कर देना है और बाकी आपके पास यहाँ तक लिख देना है और कुछ चेंज नहीं करना है। बात करते हैं नेक्स्ट, इट इज फॉर द पेशेंट परसिस्टेंट प्रिजर्विंग डॉज विथ ए हार्ट सो श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, यानी इसका मतलब होता है ये बिल्कुल ही धैर्यवान, प्रेसिस्टेंट का मतलब लग्नशील, प्रिजर्विंग रक्षात्मक दृष्टि से, ड्रज का मतलब होता है कोल्लू का बेल, ए हार्ट सो श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, वो हृदय को इतना डुबो देता है कि इसको कोई तोड़ नहीं सकता भाई। रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन ए थिंग टू हिम, यानी रिजेक्शन उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। ही एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग ए फ्रेश कॉपी ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस, उसने बनाया कि भाई वो एक बड़ा सा लेख लिखेगा, प्रोज का निबंध लिखेगा, एंड सेंड्स इट टू अनदर एडिटर इन क्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ द मनुस्क्रिप्ट, यानी कहने का मतलब वो इसको डाक द्वारा भेजेगा, मनुस्क्रिप्ट यानी इसके अपने पास स्क्रिप्ट लेने के लिए। It was for such people that the Hindu had published a tiny announcement in the insignificant corner of the unimportant page, और अगर बात करूं तो हिंदू की बात करूं अखबार की, तो वो इसको बिल्कुल ही महत्वहीन एक कोने में छाप देगा। ए शॉर्ट स्टोरी कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्रिटिश पीरियडिकल बाय द नेम द एनकाउंटर, अब ब्रिटिश एक अखबार था द एनकाउंटर, उसके द्वारा एक कॉन्टेस्ट रखा गया कहानियों का। ऑफ कोर्स निसंदेह द एनकाउंटर वाजंट ए नॉन कॉमोडिटी अमॉन्ग द जेमिनिस्ट लिटरेटी, और जेमिनी स्टूडियो में जो पढ़े लिखे थे उनके लिए वो जाना पहचाना नहीं था। आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियडिकल बिफोर आई स्पेंट ए कंसिडरेबल सम इन द पोस्टेड सेंडिंग ए मनुस्क्रिप्ट टू इंग्लैंड, यानी कहने का मतलब है मैं अपनी डाक इंग्लैंड भेजने से पहले, मनुस्क्रिप्ट का मतलब अपने लेखन की प्रक्रिया जो होती है, अपनी शैली जो होती है, वो भेजने से पहले मैं जानना चाहता था अपने पैसे तो नहीं डूब जाएंगे। हाँ, इन दोज डेज, उन दिनों में द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी थी ब्रिटिश वाली, हैड एन एंट्रेंस विथ नो लॉन्ग
वाइडेड एंड साइनबोर्ड्स एंड नोटिसेस टू मेक यू फील यू वर स्नेकिंग इनटू द फॉरबिडन एरिया। और उन दिनों जो लाइब्रेरी थी वो बिल्कुल खुली लाइब्रेरी थी, ऐसा नहीं था कि कोई यहाँ पे चोरी चुपके से घुस रहा है, ऐसा नहीं था भाई। एंड देर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर, और वहाँ पे द एनकाउंटर नामक अखबार की कॉपीज थी। लाइंग अबाउट इन द वेरियस डिग्रीज, बिल्कुल ही अपने पास बहुत सारे ढेर में पड़ी थी। ऑफ फ्रेशनेस, बिल्कुल ही बिना पड़ी, ताज़ा। ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय द रीडर्स, ऐसा लगा जैसे कि वहाँ पे किसी ने नहीं पढ़ा उनको। व्हेन आई रीड द एडिटर्स नेम, और जब मैंने एडिटर का नाम पढ़ा, आई हैड ए बेल रिंगिंग इन माई श्रंकन हार्ट, तो मेरे डूबे दिल में एक घंटी बजी भाई। आपकी बजती ना। इट वॉज द पोइट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो, पता वो कौन था उसका एडिटर द एनकाउंटर का? वो व्यक्ति था जो हमारे जेमिनी स्टूडियो में आया था। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दूर लंबे समय पहले बिछड़ा भाई मिल गया हो। एंड आई सेंग एज आई सील्ड द एनवेलप, और मैंने एक गाना गाया जब लिफाफे को सील कर रहा था। एंड रोट आउट द एड्रेस, और इस पे उसका पता लिखा। आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग, और वो भी मुझे लगा कि वो भी गाना गा रहा है एट द सेम टाइम, उसी समय पे। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर ऑफ द इंडियन फिल्म्स डिस्कवर ईच बॉय बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील। अपने पास इंडियन मूवीज में जैसे होता है ना कि अपने पास दोनों भाई सेम गाना गाकर मिल जाते हैं कि कब के बिछड़े वाले, है ना। एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म, और अपने पास फाइनल रील जो अपने आप अंत में आता है वहाँ पर स्टेफन स्पेंडर, स्टेफन दैट वाज हिज नेम, वो कौन था? स्टेफन स्पेंडर था, जो कि उसका नाम था। अब बात करते हैं। द नरेटर वांटेड टू गेट अबाउट द पीरियडिकल, पीरियडिकल के बारे में, उस पत्रिका के बारे में क्या जानना चाहता था? एक आइडिया जानना चाहता था, विचार जानना चाहता था। लॉन्ग साइन बोर्ड्स एंड द नोटिस गेव एन आइडिया एंड द फीलिंग दैट यू वर, अब वो जो साइन बोर्ड वो क्या संकेत देते हैं? इंटरिंग टू ए पब्लिक प्लेस, के पब्लिक प्लेस में प्रवेश कर रहे हो। द कॉन्टेस्ट वाज अबाउट द, ये गेम नहीं है यहाँ पे, ये नहीं है यहाँ पे द, यानी कॉन्टेस्ट किसके बारे में था? स्टोरी राइटिंग, पोएम राइटिंग, द थीम राइटिंग और प्रोज राइटिंग, तो वो कहानी के बारे में था कॉन्टेस्ट। आप देख लेना पैराग्राफ में। हु ऑर्गेनाइज द शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट, शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट किसने आयोजन किया भाई? तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है? ए शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाई ए ब्रिटिश पीरियडिकल द नेम एनकाउंटर, तो केवल आपको ये नाम लिखना है यहाँ से लेके और यहाँ तक का, वो वहाँ पे लिख लेना आप लोग। हु वाज द एडिटर ऑफ द एनकाउंटर, एनकाउंटर का एडिटर कौन था? तो एनकाउंटर का जो एडिटर था वो स्पेंडर था भाई, स्टेफन स्पेंडर। आपको ये नाम लिखना है, वहाँ पे मैं नहीं लिखवा रहा हूँ भाई, तो ये देख लेना। इसके बाद में बात करें, व्हाट डिड द नरेटर फील आफ्टर रीडिंग द एडिटर्स नेम, एडिटर का नाम पढ़ने के बाद में क्या महसूस किया? तो ही फेल्ट, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करवा देता हूँ, ही फेल्ट दैट ही फाउंड हिज लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, क्या बात है, यही तो है ना, लॉस्ट ब्रदर। उसने कहा नहीं था कि जैसे फिल्मों में होता है वैसे, ये हो जाएगा इसका आंसर। आप देख लेना पैराग्राफ में दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है एंड ईयर्स लेटर, और वर्षों बाद। व्हेन आई वाज आउट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज, जब मैं जेमिनी स्टूडियो छोड़ चुका था। एंड आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी, जब मेरे पास बहुत समय था लेकिन पैसे ज़्यादा नहीं थे भाई। एनीथिंग एट द रिड्यूस्ड प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन, तो हर चीज़ जो कम पैसे की होती थी वो मेरा ध्यान आकर्षित करती थी। ऑन द फुटपाथ, अब एक दिन फुटपाथ की बात है, इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, ये इसके सामने जो रोड थी उसकी बात है भाई। देयर वाज ए पाइल ऑफ द ब्रांड न्यू बुक्स ऑफ 50 पैसे ईच, वहाँ पे ढेर सारी किताबें पड़ी थी जिनकी कीमत 50 पैसे थी। एक्चुअली देवर कॉपीज ऑफ द सेम बुक, वो समान बुक की कॉपियाँ थी। एन एलिगेंट पेपर वर्क ऑफ द अमेरिकन ओरिजिन, और उस पर अपने पास अमेरिकन ओरिजिन का मतलब था अमेरिका में बनाई गई थी या छापी गई थी। स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन, और ये अपने पास जो छात्र थे जिनके पास कम पैसे होते उनके लिए बनाई गई थी। इन द कनेक्शन विथ द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, और क्यों बनाई गई थी? क्योंकि रशियन क्रांति को 50 साल पूरे हो गए थे उस उपलब्धि में। आई पेड 50 पैसे एंड पिक्ड अप ए कॉपी ऑफ द बुक, मैंने 50 पैसे दिए, एक कॉपी ली भाई। द गॉड दैट फेल, नाम है भगवान जो फेल हो गया, सफल हो गया। 6 एमिनेंट मैन ऑफ द लेटर्स इन 6 सेपरेट एसेज डिस्क्राइब्ड, इस बुक में 6 निबंधकार थे जिन्होंने अलग अलग निबंध पेश किए थे। देयर जर्नी इनटू कम्युनिज्म, उनकी साम्यवादी में जो यात्रा है वो। एंड देयर रिटर्न, और उनकी बाद में विश्वासपूर्ण वापसी। एंड्रे गाइड, जो व्यक्ति थे जिन्होंने निबंध लिखा था उस बुक में। रिचार्ड राइट, जो सिलोने, ऑर्थर कोस्लर,
लुइस फिशर एंड स्टेफन स्पेंडर, और वहां पर अपने पास ये लोग थे भाई, 6 लोग जिन्होंने उस बुक में लिखे थे। स्टेफन स्पेंडर, फिर आश्चर्य से फैल गया वो, सडनली द बुक ज्यूम्ड ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंस, फिर मुझे वो किताब और भी ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण लगने लगी। स्टेफन स्पेंडर द पोइट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज, वही व्यक्ति जो जेमिनी स्टूडियो आया था। इन ए मोमेंट आई फेल्ट ए डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप बाई ए हैजी इल्यूमिनेशन, और उसके बाद में कई अस्पष्ट यादें मेरे दिमाग में आ गई। द रिएक्शन टू स्टेफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो वाज नो लॉन्गर ए मिस्ट्री, अब स्टेफन स्पेंडर की जो याद थी वो अब रहस्य नहीं रही। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो में नॉट हाउ मच टू डू विथ स्पेंडर्स पोइट्री, वैसे बॉस को स्पेंडर की पोइट्री से कोई लेना देना नहीं था, बट नॉट विथ हिज गॉड दैट फेल, लेकिन ऐसे नहीं कि जब उसकी जो किताब थी क्या गॉड दैट फेल, भगवान जो असफल हो गया, इसके बारे में वो अपने पास कुछ जानना था अपने पास उसको भी। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है, और ये पैराग्राफ है, इसका आंसर है पैराग्राफ के क्वेश्चन से भाई। When the narrator was out of the Gemini studio, what did he not have much? क्या नहीं था उसके पास जब, तो वो अपने पास उसके पास पैसे नहीं थे, जेमिनी स्टूडियो से बाहर हो गया था, समय तो था उसके पास। द थिंग दैट अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ द नरेटर वाज, क्या चीज़ आकर्षित करती थी, हर चीज़ जो पैसे कम लेती थी, तो यहाँ पे अपने पास से ये चीप थिंग्स, ये नहीं है भाई यहाँ पे, है ना, चीप थिंग्स यानी सस्ती चीज़ें उसको आकर्षित करती थी। बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वाज नॉट इंटरेस्टेड मच इन द स्पेंडर्स पोइट्री, ये लास्ट में लाइन आई है भाई यहाँ पे देखो, स्पेंडर्स पोइट्री में उसका कोई अपने पास लेना देना नहीं था। वेयर वर द बुक्स बीइंग सोल्ड फॉर 50 पैसेज, कहाँ पर बेची जा रही थी, मैं स्थान का नाम बताऊंगा भाई, देख लेना आप लोग, खुद कर लेना, है ना। क्या है, फुटपाथ इन द फ्रंट ऑफ, तो ऑन द फुटपाथ यहाँ से शुरू करना और यहाँ तक करना भाई, ये नाम कर लेना। इसके बाद में बात करते हैं, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द बुक विच द नरेटर बोट, उस किताब का क्या नाम है भाई, तो किताब का नाम है गॉड दैट फेल्ड, यहाँ पे है, ये यह नाम भी हो सकता है, ये कर लेना भाई। तो यहाँ पे अपने पास द गॉड दैट फेल्ड ये रही, तो ये किताब का नाम है, ये कर देना आप लोग। इसका आंसर, हु वाज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर टू द बुक, बुक में एक अपने पास कंट्रीब्यूटर कौन था भाई, कंट्रीब्यूटर का मतलब सहयोग देने वाला, तो वो था आप लोगों के पास स्टेफन स्पेंडर, तो इसका नाम आप कवि का नाम है लिख सकते हो, है ना, ध्यान में रखना, ये एक कंट्रीब्यूटर था उसमें। यहाँ पे आपका ये चैप्टर वो खत्म हो गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स बचे भाई, अब ये क्वेश्चन है, इनमें से पक्का आप लोगों की एग्जाम में आने वाले हैं, तो इनको थोड़ा जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लेते हैं भाई। व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फायरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू द मेकअप, अब कवि का इस द फायरी मिजरी से क्या अर्थ निकलता है, ये प्रश्न है, शुरू में पढ़ा था अपन ने चैप्टर में। द मेकअप रूम हैड इनकेंडेसेंट लाइट्स एट द ऑल एंगल्स, भाई चारों तरफ हमारे पास वो तापदीप्त रोशनियां थी, तापदीप्त होता है इनकेंडेसेंट। The heat produced by the lights in the makeup room brought about a lot of the discomfort to the actors in the makeup room, भाई उनको बड़ी बड़ी असहजता महसूस होती थी। Hence the writer refers to the pain and the trouble as fiery misery, इसीलिए वो जो कष्ट और जो समस्या सामना करते थे वो जो एक्टर वगैरह एक्ट्रेसेस वगैरह, उनके लिए फायरी मिजरी कहा है। स्क्रीनशॉट ले लेना पहले तो आप। अब समझाता हूँ, What is the example of the national integration that the author refer, राष्ट्रीय एकता का क्या उदाहरण है जो कवि इसमें अपने पास क्या करता है, रेफर्स करता है, जिसको बताता है। द मेकअप डिवीजन ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वाज एन एग्जाम्पल ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन, जो मेकअप डिपार्टमेंट था ना, वो अपने पास जो मेकअप डिवीजन मतलब जो डिपार्टमेंट है, वो अपने पास राष्ट्रीय एकता का उदाहरण था। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, दिस इज द बिकॉज पीपल फ्रॉम डिफरेंट रेंज एंड द रिलीजियस ग्रुप वर्कड टुगेदर इन द सेम डिपार्टमेंट, वो इसलिए था क्योंकि वहाँ पे अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के लोग, अलग अलग राज्यों के लोग वहाँ पे काम करते थे। द डिपार्टमेंट वाज हेडेड बाय बंगाली हु वाज सक्सेडेड बाय द महाराष्ट्रियन, उसके बाद द अदर हेल्पर्स इंक्लूडेड धारवाड़ कन्नडिगा, आंध्रा, मद्रास इंडियन, क्रिश्चियन है, एंड एंग्लो बर्मीज है, एंड द लोकल तमिल्स, ये सारे लोग थे, इसलिए ये राष्ट्रीय एकता का अपने पास उदाहरण है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो, व्हाई डिड ही जॉइन द स्टूडियो, व्हाई वाज ही डिसअपॉइंटेड, ये 3 प्रश्न एक में है लेकिन अलग अलग आ सकते हैं भाई। देखो पहला है, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द ऑफिस जेमिनी स्टूडियो, देखो द ऑफिस बॉय अप्लाइज मेकअप ऑन द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, पहला तो हो गया ये, भीड़ को अपने पास मेकअप वही ऑफिस बॉय करता था। दूसरा है, व्हाई डिड ऑन द डेज ऑफ द क्राउड शूटिंग, ये तो अपने पास यहाँ तक हो गया, ही वुड मिक्स अप एंड पेंट एंड
in a big vessel and apply it quickly and the noisily on the face of the players। यहाँ तक पहले प्रश्न का भी ध्यान से सुन। He had joined the studio, अब दूसरा है यहाँ से, he had joined the studio with the hope of becoming a star actor or a screenwriter, director और lyric writer। इसके लिए मैंने प्रश्न भी करवाया भाई। नेक्स्ट है, he was disappointed because he failed and remained only office boy। वो दुखी था क्योंकि अपने पास एक बॉय बन के रह गया। Why did the author appear to be doing nothing at studio? लेखक ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों लगता था भाई? हाँ, the author's duty was to cut out newspapers clipping on the wide variety of the subjects and store them in a file। उसका काम यही था भाई, अखबारों में कटिंग काटना और उनको एक फाइल में इंस्टॉल करना। Many of these had to be written out in hand। ज़्यादातर को उसको हाथ से लिखना पड़ता था। The onlookers noticed him merely tearing up newspapers। लेकिन जो देखने वाले होते थे उनको लगता था केवल अखबारों को पढ़ रहा है। Hence to them to seemed to be the doing next to nothing। इसलिए उनको ऐसा लगता था वो कुछ नहीं कर रहा है। स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, why was the office boy frustrated? ऑफिस बॉय है वो फ्रस्ट्रेटेड था, कुंठित था। Who did he show his anger? किस पे अपना गुस्सा दिखाता था भाई? देखो, the office boy was frustrated because despite getting a good opening, एक अच्छी ओपनिंग मिलने के बाद में he remained only office boy, एक ऑफिस बॉय बन के रह गया। He had a good formal education and would write poetry also। अच्छी एजुकेशन थी, अच्छी शिक्षा थी, अच्छी कविताएं लिख सकता था। But his great लिटरेरी टैलेंट वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट। लेकिन उसका जो टैलेंट था वो वेस्ट ही हो रहा था। ही शोड हिज एंगर ऑन कोटमंगलम सुब्बू द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। ये बात मैंने पहले भी करवाई भाई प्रश्न में। इसके बाद सुब्बू इज द डिस्क्राइब्ड एज द मेनी साइडेड जीनियस लिस्ट फॉर ऑफ द स्पेशल एबिलिटीज। ये सुब्बू के बारे में है। सुब्बू के बारे में किसी भी प्रकार से पूछे आप ये लिख देना भाई। फोर स्पेशल एबिलिटीज ऑफ द सुब्बू। सुब्बू की 4 क्वालिटीज क्या है? सुब्बू हैड एबिलिटी टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम्स। हमेशा खुश दिखता था वो। हिज सेंस ऑफ द लॉयल्टी मेड हिम टर्न हिज इंटायर क्रिएटिविटी टू द हिज प्रिंसिपल्स। यानी अपने पास सारे कुछ जो उसकी क्रिएटिविटी सर्जनात्मकता थी वो अपने बॉस के प्रति थी भाई। एडवांटेज, फिल्म मेकिंग वाज क्वाइट इजी विद द सुब्बू अराउंड। यानी सुब्बू के आसपास फिल्में बनाना आसान था, ये इसी में से। He was literary inclined to a poet and novelist। वो एक कवि भी और नॉवलिस्ट भी था। He was an amazing actor। एक अच्छा एक्टर भी था भाई। He had a charitable and the loving nature। उसका एक दानशील और बढ़िया प्यार भरा जो ना स्नेह भरा वो सब व्यवहार था भाई। इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, है ना, इसके बाद में बात करते हैं। Why was the legal advisor referred to as the opposite by others? दूसरों से विपरीत क्यों दिखता था एडवाइजर? वो जो लीगल एडवाइजर था, वो जो लॉयर था, देखो ये अपने पास आता भाई। The legal advisor was referred to as the opposite by others because of his manners and the actions। उसके मैनर तौर तरीकों से अलग था। He wore pants and tie and sometimes a coat that looked like a coat of a male, while every other member of the story department wore a kind of the uniform खादी धोती and खादी shirt। Often he looked alone and helpless। ये खादी धोती पहनता था, जो बाकी लोग थे खादी धोती और खादी कुर्ता पहनते थे, बाकी वो कोट पैंट पहनता था तो वो अलग दिखता था, इसलिए वो अकेला और ऐसा ही दिखता था। अब उसने क्या कर दिया था एक दिन, वंस ही रूइंड द करियर ऑफ द एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड बट टेम्परामेंटल एक्ट्रेस। एक एक्ट्रेस थी जो कि बिल्कुल अपने पास गुस्सेल थी, टैलेंटेड तो थी लेकिन गुस्सेल थी, उसका करियर खराब कर दिया। शी वाज ए नोवाइस कंट्री गर्ल। वो एक नई अभी देहाती लड़की थी जो कि फेमस हुई थी। शी डिड नॉट हैव वर्ल्डली एक्सपीरियंस। उनके पास अनुभव नहीं था। वंस शी ब्लू ओवर ऑन द स्टेज दैट ही रिकॉर्डेड हर एंग्री वर्ड्स अगेंस्ट द प्रोड्यूसर एंड प्लेड बैक टू द रिकॉर्डिंग। दस दिस एंडेड हिज कैरियर। ये इस तरीके से था भाई, ध्यान से रखना वकील के बारे में। व्हाट मेड द लॉयर स्टैंड आउट फ्रॉम द ऑथर्स एट जेमिनी स्टूडियो। देखो यहाँ, द लॉयर्स ड्रेस दैट ही वोर मेड हिम स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स। भाई जो वकील था जो यूनिफॉर्म पहनता था वो उसको अलग बनाती थी। ही वॉर ए पेंट, वो एक पेंट पहनता था, एक टाई पहनता था एंड समटाइम्स कोट भी पहनता था। अदर पुट ऑन द खादी धोती विथ ए स्लाइटली oversized and the clumsily tailored white khadi shirt which looked like everyone's uniform। स्क्रीनशॉट लो इसका।
है। डिड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशंस, क्या उसमें कुछ राजनीतिक एफिलिएशंस थे? नहीं थे भाई। देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो वर फॉलोअर ऑफ द गांधी एंड वोर खादी। बियॉन्ड खादी एंड वेयरिंग खादी दे डिड नॉट हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशंस, हाउएवर दे वर ऑल द अगेंस्ट कम्युनिज्म, लेकिन वो कम्युनिज्म के तो खिलाफ थे भाई। Why was the moral rearmament army welcomed at the Gemini studio? Gemini studio की बात है ये। The moral rearmament army was kind of the counter movement to the international communism, है ना, ये थोड़ा ध्यान में रखना। The big boss of the Madras like Mr. Vasan simply played into their hands, वो उनके हाथों की खेलते थे भैया, हाथों में क्या कठपुतलियाँ थी वो जो मिस्टर वसन थे वैसे। So the moral rearmament army was welcomed at the Gemini studio. What caused the lack of the communications between the Englishmen and the people at Gemini studio? इससे क्या हुआ भाई कि जब वो उनके बीच में बातचीत नहीं, वो जो ब्रिटिश पोइट आया था, अभी पढ़े ना उसके बारे में। Most of the 600 odd people at Gemini studios were Tamil speakers, ज़्यादातर उनमें से 600 लोगों में से तमिल भाषा बोलते थे। The Englishman was addressing them in his own language English, जबकि वो तो इंग्लिश में बोल रहा था। He had a peculiar accent, उसका एक उच्चारण भी थोड़ा लहजा भी दूसरा था। Hence there was a lack of the communication between the Englishman and the people who could not follow what he was saying। ध्यान से सुनना भाई वो। नेक्स्ट है, why is the Englishman's visit referred to an unexplained mystery? ऐसे एक प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी हो सकता है भाई, है ना। अनसुलझी कहानी, रहस्य क्यों बताया गया भाई उसकी यात्रा को? देखो, The Englishman's visit was to the Gemini studio is referred to as an mystery. Mystery मतलब रहस्य, अनसुलझा रहस्य, because no one could decipher his identity, क्योंकि उसकी कोई पहचान ही नहीं जानता था भाई। Whether he was a poet or an editor, कि वो कवि था कि एडिटर था। Besides when he spoke, no one at the studio understood what he intended to say, as his accent was beyond their comprehension। और जिस तरीके से वो बोल रहा था वो नहीं जानते थे कि क्या कहना चाहता है, क्योंकि उसका लहजा भी है उनके खिलाफ था, वो समझ नहीं पाए थे। Who was the English visitor to the studio? कौन था भाई वो इंग्लिश विजिटर जो आया था? The English visitor to the Gemini studio was Stephen Spender, वो स्टीफन स्पेंडर था। He was the editor of the Encounter जो अखबार था उसका एडिटर था। A British periodical, जो कि अपने पास है महीने की जो अपने पत्रिका निकलती उसका। एंड ए फेमस इंग्लिश पोइट, और एक फेमस इंग्लिश कवि था, एसेस्ट निबंधकार था, एंड नोवेलिस्ट एक उपन्यासकार था ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी का। हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो वाज? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। हाँ, बिफोर इन्वेस्टिंग मनी इन द पार्टिसिपेटिंग इन द शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय एन इंग्लिश पीरियडिकल द एनकाउंटर, यानी द एनकाउंटर के द्वारा एक कहानी आयोजन की गई थी, कहानी का कॉन्टेस्ट आयोजन किया गया था, उसमें खर्च करने से पहले वो जानना चाहता था। द ऑथर डिड ए रिसर्च ऑन द मैगजीन, उसने उस पत्रिका पे रिसर्च की। ही वेंट टू द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी वेयर while going through an issue of the periodical, जब वो उस पत्रिका के बारे में जान रहा था, he discovered that the its editor was Stephen Spender, कि उसने देखा कि इसका एडिटर तो स्टीफन स्पेंडर है। the poet that had once visited the studio, जो कि अपने पास से कवि स्टूडियो में भ्रमण करने आया था। नेक्स्ट, what does the author that failed refer to? यहाँ पे ये जो the goat that failed refer to किसको संदर्भित है? The God that failed was a compilation of the 6 essays written by 6 eminent writers. इसमें अपने पास 6 निबंध थे जो कि 6 अन्य प्रसिद्ध लोगों के द्वारा लिखे गए थे। Namely, एंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिलोने, आर्थर कोइसलर, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर। In each of essays, the respective writers described their journey into communism and their disillusioned return. यानी कहने का मतलब है वो अपनी सारी यात्रा जो साम्यवाद वहाँ पे जाने की और वहाँ से वापस आने की बातें करते हैं। वाई वाज कोटमंगलम सुब्बू कंसिडर्ड नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जेमिनी स्टूडियो में जो कोटमंगलम सुब्बू है वो नंबर 2 पे क्यों माना जाता है? कोटमंगलम सुब्बू सक्सीडेड इन सिक्योरिंग द प्लेस क्लोजेस्ट टू द बॉस बाय मीन्स ऑफ द फ्लैटरी। अपनी चापलूसी से उसने बॉस के साथ निकटता बना ली थी भाई। ही वॉज नॉट ब्रिलियंट बट ए रादर चेयरफुल पर्सन, ज़्यादा अपने पास से क्या है ब्रिलियंट व्यक्ति नहीं था लेकिन चेयरफुल पर्सन से अपने खुश रहने वाला व्यक्ति था। एंड एक्सीडिंगली लॉयल टू द बॉस, और दूसरी बात वो बॉस के प्रति बड़ा वफादार था।
ही ऑफर्ड सॉल्यूशंस व्हेनेवर द बॉस वाज इन द फिक्स, जब बॉस अपने पास से किसी फिक्स अपने पास समस्या में होता तो उसको वो समाधान भी देता था। दस द अदर एम्प्लॉयज कंसिडर्ड हिम नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो, इसीलिए दूसरे एम्प्लॉय उसको नंबर 2 मानते थे। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ द इंग्लिश पोएट एड्रेसिंग द ऑडियंस एट द जेमिनी स्टूडियो? द इंग्लिश पोएट वाज एड्रेसिंग द तमिल ऑडियंस एट द जेमिनी स्टूडियो इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में संबोधित कर रहा था विथ अ टिपिकल प्रोविंशियल एक्सेंट, बहुत ही विशिष्ट एक्सेंट लहजे के साथ। ही वाज टॉकिंग अबाउट द थ्रिल्स एंड द ट्रेवल्स ऑफ द इंग्लिश पोइट, वो अपनी यात्राओं के बारे में और उसके रोमांचित जो क्या कहानियां वगैरह है उनके बारे में। टू ए डेज्ड एंड द साइलेंट ऑडियंस, बिल्कुल चकित और चुपचाप ऑडियंस को। दिस वाज द इनकॉन्ग्रुइटी बिकॉज हिज ऑडियंस कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम एट ऑल, और ये इसलिए अस्पष्ट थी क्योंकि उसकी जो ऑडियंस थी वो उसको नहीं समझ पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑथर्स लिटरेरी इंक्लिनेशन फ्रॉम द अकाउंट? ये जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसमें लेखक की साहित्यिक कलाकृति के बारे में क्या जानते हो? देखो, दो द ऑथर हैड ए वेरी टेडियस एंड अनचैलेंजिंग जॉब एट द स्टूडियो, हाँ यद्यपि अपने पास जो ऑथर था उसके पास बहुत ही थकावटी और बिल्कुल अनचैलेंजिंग, जिसको क्या चैलेंज नहीं किया जा सकता ऐसी जॉब थी। हिज इंटरेस्ट इन द लिटरेचर एंड द राइटिंग इज अपेरेंट इन द विलिंगनेस टू द पार्टिसिपेट इन द शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्रिटिश पीरियडिकल, ये काम करने के बावजूद भी वो अपनी रुचि दिखाता है साहित्यिक कलाकृति में, इसीलिए वो उस कहानी के कॉन्टेस्ट में भाग लेता है जो ब्रिटिश पीरियडिकल के द्वारा रखी गई थी। द एनकाउंटर, जो कि कौन सा था? द एनकाउंटर था। मोर ओवर द ऑथर अपीयर्स टू बी ए कीन रीडर विजिटिंग लाइब्रेरीज एंड बाइंग बुक्स ऑन वाइड रेंजिंग टॉपिक्स वेर एवर ही कुड अफोर्ड देम, अपने पास से बात करें तो इसके अलावा उसको किताबें पढ़ने का शौक था, तो जहाँ कहीं उस सक्षम था वहाँ पे वो किताबें खरीदता था। इसके बाद में बात करें, बिसाइड्स इसके नैरेटिव आल्सो एस्टेब्लिशेस द फैक्ट दैट द ऑथर वाज वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन इन द जेमिनी स्टूडियो, इसके अलावा ये भी व्यक्त करता है कि वो जो लेखक है वो जेमिनी स्टूडियो का सबसे ज़्यादा जानकार व्यक्ति है। हिज आइडिया अबाउट हाउ प्रोज राइटिंग वाज नॉट मींट फॉर जीनियस बट फॉर दोज विथ पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस, वो ये बताता है कि जो प्रोज का कार्य है, यानी जो प्रोज लेखन कार्य है वो किस तरीके से, जिनका कोई मतलब नहीं निकलता लेकिन धैर्यवान लोगों के लिए अच्छा है। अब इसके बाद हाईलाइट हिज रिफ्लेक्टिव एंड द डीप थॉट्स ऑन द लिटरेचर एंड द क्रिएटिव राइटिंग, और अपने विचार व्यक्त करता है अपने किस पे? लिटरेचर, साहित्यिक और क्रिएटिव राइटिंग, यानी अपने पास सृजनात्मक लेखन कार्य में। इस तरीके से आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। ये जो आज का चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है, अब वो कंप्लीट हो जाता है भाई। है तो थोड़ा बोरियत करने वाला, लेकिन फिर भी हमने इसके जो पैराग्राफ्स है वो सोल्व कर लिए हैं। इसके अलावा इसके क्वेश्चन आंसर्स है उनकी भी अपनी व्याख्या पढ़ ली है। तो मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक देखते रहे हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।